कंटिन्यू विथ मोल कंसेप्ट। नाउ मोल कंसेप्ट में अभी तक हम लोगों ने बहुत सारी चीजें डिस्कस की। नाउ विल मूव टुवर्ड्स एवरेज एटॉमिक मास एंड परसेंटेज मास। ठीक है, तो एवरेज एटॉमिक मास हम लोगों ने लास्ट टाइम डिस्कस कर लिया था। नाउ वी विल शिफ्ट टुवर्ड्स परसेंटेज मास। ठीक है, परसेंटेज मास ऑफ एन element, it is recording, of an element in a compound. ठीक है, how to find percentage mass of an element in a compound. ठीक है, तो देखते हैं किस किस को परसेंटेज निकालने याद है। तो देयर वाज अ स्टूडेंट, सेम एग्जांपल, हम लोग मैथमेटिक्स पढ़ने वाले तो एकदम बिगिनिंग से एकदम स्टार्टिंग से देखेंगे। देयर वाज अ स्टूडेंट, ही ऑब्टेन्ड 2 मार्क्स आउट ऑफ 25। बहुत खराब मार्क्स थे, ठीक है, बट 2 मार्क्स आउट ऑफ 25। तो इसको हम लोगों को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करोगे बताओ? मल्टीप्लाई बाय 100% आएगा ना। परफेक्ट, मल्टीप्लाइड बाय 100, तो ये हो जाएगा 4 और इसको परसेंटेज ऑब्टेन्ड है 8%। ठीक है, तो अगर परसेंटेज ऑफ एनीथिंग इफ वी वांट टू फाइंड, हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? क्वांटिटी वी हैव और एल्स क्वांटिटी फॉर व्हिच वी वांट टू फाइंड क्वांटिटी परसेंटेज। ऑब्टेन्ड अपॉन टोटल क्वांटिटी। परफेक्ट, क्वांटिटी ऑब्टेन्ड, ठीक है, क्वांटिटी ऑब्टेन्ड डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी, एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, तो हम लोगों को यही एक सिंपल फॉर्मूला फाइंड आउट करना है, मल्टीप्लाई बाय 100। मल्टीप्लाइड बाय 100। परफेक्ट, ठीक है, तो यही फॉर्मूला हम लोगों को यूज करना है। ठीक है, अब उसी बदले यहाँ पे अगर मैंने 100 लिखा ही नहीं तो मुझे परसेंटेज मिलेगा या कोई और चीज मिलेगी? तो अगर मैंने यहाँ पे परसेंटेज लिखा नहीं तो मुझे मिलेगा फ्रैक्शन। 100 नहीं लिखा तो मुझे मिलेगा फ्रैक्शन। क्या मिलेगा? फ्रैक्शन, फ्रैक्शन ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड। एंड फ्रैक्शन निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है? तो क्वांटिटी ऑब्टेन्ड, क्वांटिटी ऑब्टेन्ड डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी। ठीक है, ये दो हम लोग बहुत बार फिजिकल केमिस्ट्री में यूज करने वाले हैं। ठीक है, ये दो एक्सप्रेशंस से हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले फिजिकल केमिस्ट्री के ही। फिजिक्स में भी इनका बहुत बार यूज होता है। फ्रैक्शन का तो हम लोग फिजिक्स में भी बहुत यूज करते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री में भी बहुत बार यूज होने वाला है। तो ये दो चीजें तुम लोगों को याद रखना मैंडेटरी है। ठीक है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करूं मैं, तुम लोगों को बिना कुछ एक्सप्लेन किए, देखते तुम लोगों को परसेंटेज निकालना कितना आता है। ओके, फाइंड परसेंटेज by mass, percentage by mass of oxygen atom in H2O। वाटर में ऑक्सीजन का कितना परसेंट मास है वो तुम लोगों को फाइंड आउट करना है। तो आई होप यू गाइस कैन आंसर दिस। आंसर करना, लेट्स सी। Perfect. Yes, your answer is correct, Sonali. Even your answer is correct, but I will feel much more nice if you will solve it. Rishikesh, your answer is correct. Niharika, your answer is correct. Okay, almost everyone's answer is correct. तो तुम लोगों को परसेंटेज निकालने आता है, करेक्ट। देवांग, तुहिन, करेक्ट आंसर। अब मुझे बताओ हाइड्रोजन का मास कितना आएगा? जिसका ऑक्सीजन का परसेंटेज मास निकाल के हो गया होगा वो हाइड्रोजन की तरफ शिफ्ट करे। हाइड्रोजन का मास सोचो कितना आना चाहिए। ओके कोमल, यू मेड सम मिस्टेक, चेक इट। परसेंटेज मास ऑफ ऑक्सीजन। अब इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा? ओके, ऋषिकेश, निहारिका, यश, करेक्ट आंसर है। तो परसेंटेज मास ऑफ ऑक्सीजन के लिए फॉर्मूला क्या होगा? हाँ बोलो बोलो बोलो। स्क्रॉल अप करोगे? या डेफिनेटली। मास ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, मास ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर है, वो अभी मैं पूरा लिखते नहीं बैठने वाला हूँ। देवांग, जैन, तुहिन, करेक्ट। एंड डिवाइडेड बाय टोटल मास। अभी यहाँ पे तुम लोग टोटल मास कौन से कंपोनेंट का लोगे? मास ऑफ वाटर ले सकता हूँ ना मैं? टोटल मास मतलब पूरे वाटर का मास। यस सर। ओके, तो असेम करेक्ट। अक्षय, अक्षय यू मेड सम मिस्टेक, चेक इट।
तो मास ऑफ वाटर, ठीक है। मास ऑफ वाटर लिखने के बदले में ऐसे लिख सकता हूँ क्या, डिवाइडेड बाय मोलार मास ऑफ वाटर। Yes, sir. ओके, तो मोलार मास ऑफ वाटर एंड डोंट फॉरगेट टू मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है। तो मास ऑफ ऑक्सीजन इज 16, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन 16 है, अर्नव करेक्ट आंसर है। एंड डिवाइडेड बाय टोटल मास विच इज 18 मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है। तो 8 जा 9 जा 9 डिवाइडेड बाय 8 करने हैं तुम लोगों को सिर्फ, ठीक है। तो 9 डिवाइडेड बाय 8 करने जाएंगे तो 0.8889 ऐसे रिकरिंग आंसर आने वाला है, तो राउंड ऑफ करके वो 89 हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 100। देखो करेक्ट है क्या, एंड इसका ऑप्शन आंसर मिल जाएगा तुम लोगों को 88.89%, ठीक है। अब हाइड्रोजन का मास कैसे तुम लोगों ने फाइंड आउट किया था बताओ? 2 grams. कैसे फाइंड आउट किया, मतलब कैसे? 2 atoms of hydrogen, so 1 plus 1 2. ओके, अब तुम लोग ऐसे कर सकते हो क्या कि टोटल परसेंटेज इज ऑलवेज इक्वल्स टू 100, करेक्ट और रॉन्ग? ऋषिकेश, योर Yes, sir. कंसेप्ट इज परफेक्टली करेक्ट। तो अभी यहाँ पे टोटल परसेंटेज किसके रहने वाले हैं, दो कंपोनेंट्स के ना, परसेंटेज मास ऑफ ऑक्सीजन प्लस परसेंटेज मास ऑफ हाइड्रोजन। देखो करेक्ट और रॉन्ग, मैं क्या कर रहा हूँ समझ में आ रहा है तुम लोगों को? यस सर, समझा सर। परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों को कंबाइन करेंगे तो ऑब्वियस 100% ही होने वाला है। तो तुम लोगों ने परसेंटेज मास ऑफ ऑक्सीजन पहले से निकाल के रखा था, परसेंटेज मास ऑफ ऑक्सीजन अगर तुम लोगों ने पहले से निकाल के रखा है तो व्हाट यू कैन डू, परसेंटेज मास ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल्स टू 100, ये इस तरफ चला जाएगा तो माइनस परसेंटेज मास ऑफ ऑक्सीजन एंड 100 माइनस 88.89 will give you 11.11%, ठीक है। तो दिस इज अ इजियर अप्रोच, ठीक है। एंड अगर तुम लोग नॉर्मल मेथड से भी किया होगा, दैट परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल्स टू मास ऑफ हाइड्रोजन अपॉन मिला मोलर सर मास ऑफ 11.11। H2, इस मेथड से भी जाते तो मास ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ पे तुम लोगों को सिर्फ इतना याद रखना है कि वाटर में 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स है, तो 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स रहने की वजह से एक का मास 1, तो 2 का हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 18 मल्टीप्लाइड बाय 100%। यहाँ से भी तुम लोगों को सेम आंसर मिलने वाला है और ऊपर वाले मेथड से भी तुम लोगों को सेम आंसर मिलेगा। यहाँ पे सिर्फ तुम लोगों को कैलकुलेशंस थोड़े कम करने पड़ेंगे, ठीक है। तो डिसीजन इज योर्स, तुम लोगों को कौन से मेथड से जाना है। ये हुआ था क्या सबका आंसर? यस ऑलमोस्ट सर। सबका आंसर आया Yes, था। sir. Yes, sir. ओके, तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट डायरेक्ट ऐसे जंप नहीं करते, स्टेप बाय स्टेप जाते। कैलकुलेट परसेंटेज मास ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन इन बेंजीन। यहाँ पे कोई है क्या जिसको बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं पता है? Me. तो इट्स C6H6, ठीक है। बेंजीन इट इज अ एरोमेटिक कंपाउंड, ये तुम लोगों ने ऐसे बचपन में देखा होगा, जिसमें ऐसे रिंग्स, एक साइक्लिक रिंग रहती है और 3 पाई बॉन्ड रहते हैं, अल्टरनेट पाई बॉन्ड्स, ठीक है। डबल बॉन्ड होता है, तुम लोगों ने पाई बॉन्ड अगर सुना नहीं Alternate होगा double तो bonds. डबल बॉन्ड इज कॉल्ड एज द पाई बॉन्ड। बाय द वे मैं तुम लोगों को जो क्वेश्चंस लिख के लाता हूँ ना जिस बुक में, उसी बुक में मैं मेरे भी थोड़े बहुत एमसीक्यूज कभी कभार सॉल्व करता हूँ। तो सी दिस इज हाउ आई सॉल्व, मतलब तुम लोगों को प्रैक्टिस के लिए जब कभी एमसीक्यूज सॉल्व करने रहेंगे ना, तो तुम लोग ऐसे ही कोई रफ बुक यूज करना एंड उसमें ऐसा कुछ सॉल्व करना। दिख रहा है ये देखो, ये सारे के सारे मेरे एमसीक्यूज के आंसर है। सर आई थिंक आपका वीडियो ऑफ है। एंड क्या बोल रहे हो? आपका वीडियो Your ऑफ। video is off. ओह सॉरी, मैं भूल गया। हाँ करेक्ट, ओके। तो दिस इज हाउ सर आई अगेन राइट You are it off down। again. ऑफ हो गया, अच्छा ओके। चैट ऑन करने के बाद आई गेस वो वीडियो ऑफ हो जा रहा है। हाँ, course, तो दिख रहे हैं तुम लोगों को सारे के सारे लाइन में मैंने क्वेश्चंस के नंबर लिखे थे और फिर उनके आगे ऑप्शंस लिखते जा रहा था, एंड बाजू में यहाँ पे इतने बड़े पेज पे मैंने थोड़ा थोड़ा कैलकुलेशंस किया था। दिख रहा है? तो यही मेथड फॉलो करना। तुम लोगों को होमवर्क के लिए अच्छे से सॉल्व करना है, याद रखो होमवर्क सॉल्व करते वक्त तुम लोग अच्छे से सॉल्व करोगे, बट जब कभी तुम लोग प्रैक्टिस के लिए सॉल्व करोगे ना,
सब इस मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। एंड रिमेंबर दिस, तुम लोगों ने एक एमसीक्यू एक बार सॉल्व किया तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम लोगों को लाइफ टाइम तक याद रहने वाला है। ठीक है, देखो पूरा कचरा दिख रहा है, एक पेज पे नहीं बोल के 100 एमसीक्यूज तो मैं फिट करा ही देता हूँ। तो दिस इज जस्ट फॉर योर प्रैक्टिस, प्रैक्टिस के लिए तुम लोग ऐसे ही सॉल्व करना, अच्छा होगा। एंड जब ऑर्गेनिक स्टार्ट होगी तो ऑर्गेनिक की रिएक्शन दिख रही है, दिस ऑल आर रिएक्शंस फ्रॉम ऑर्गेनिक, दिस इज माय प्रैक्टिस बुक। तो तुम लोगों को भी ऐसे ही प्रैक्टिस करनी है जितना हो सके उतना। ओके, तो ओके ऑलमोस्ट सबके आंसर्स करेक्ट आ रहे हैं जहां तक मैं देख पा रहा हूँ। ऋषिकेश, यू मेड सम मिस्टेक, हमें करेक्ट देखने तो जरा, बहुत लोगों ने आंसर दिए। ओके सृष्टि, total percentage cannot be greater than 100%. So your answer is definitely wrong. You made some mistake. You forgot to divide it, I guess. Okay. Pranay, Akshay, Sara, Amey, correct. Then एक ही आंसर ठीक है, करेक्ट है, दूसरा वाला तो 100 माइनस करके आ जाएगा। देवांग करेक्ट, जैन करेक्ट, असीम करेक्ट, थोड़ा सा ऊपर नीचे है कैलकुलेशंस बट ठीक है। ओके यश करेक्ट। ए बाय द वे तुम लोग कैलकुलेटर्स यूज नहीं कर रहे हो ना? नो सर। नो सर। हाँ सर। हो सके उतना तुम लोग ओरली कैलकुलेशंस करना, हो सके उतना। अगर बहुत डिफिकल्ट लगे तो एक आध दूसरी बार चीटिंग चल जाएगी। ओके, तो परसेंटेज मास ऑफ कार्बन इन C6H6, ठीक है। तो C6H6 का पहले तुम लोगों को टोटल मास फाइंड आउट करना बनता है, ठीक है। तो टोटल मास पहले का फाइंड आउट करते हैं। तो एक कार्बन का मास रहता है 12, तो 6 का कितना हो जाएगा? 6 72। हाइड्रोजन का मास, एक हाइड्रोजन का मास 1, तो मल्टीप्लाइड बाय 6, तो 6, तो 72 प्लस 6 विच इज इक्वल्स टू 78, ठीक है। तो 78 इज आर टोटल मास, डोंट फॉरगेट इट, ठीक है। दिस इज आर टोटल मास। अब टोटल मास में हम लोगों को परसेंटेज ऑफ कार्बन एटम फाइंड आउट कर रहे हैं ना, तो परसेंटेज ऑफ कार्बन एटम कैसे फाइंड आउट करेंगे? मास ऑफ कार्बन डिवाइडेड बाय टोटल मास, ठीक है। अभी मैं शॉर्ट में लिखने वाला हूँ, मल्टीप्लाइड बाय 100। अब मास ऑफ कार्बन कितना है? 72 डिवाइडेड बाय 78 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो इसको तुम लोग सिंप्लीफाई करते जाना, सिंप्लीफाई करके तुम लोगों को आंसर मिल जाएगा 92.3%, ठीक है। अब सर आई टुक ओके, ठीक है। तो अब ये हो गया परसेंटेज ऑफ कार्बन। अब दूसरा क्या है? परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। अब परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन भी सेम तुम लोग करोगे। 6 हाइड्रोजन का मास 6 आया था, डिवाइडेड बाय 78 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो 6 1 जा 6 13 जा, करेक्ट और रॉन्ग आई गेस। एंड देन यू विल गेट आंसर एज 7.77%, ठीक है। 100 डिवाइडेड बाय 13, तो 7.77 वो रिकरिंग में आते रहेगा। ओके, तो दिस इज, क्या बोल रहे हो? 7.69, just rounded off to 7.7, right? 7.7 इज ऑल्सो करेक्ट। यप, यही डाउट था ना आई गेस, मुझे साउंड ऐसे ब्रेक होते हुए सुनाई दे रहा था। ओके, सो लेट्स मूव अहेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, calculate the percentage by mass of water of crystallization in Glauber's salt, ठीक है। अब ग्लोबर सॉल्ट हम लोगों ने इसके पहले भी एक क्वेश्चन में यूज किया था, इफ यू डू रिमेम्बर, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला मैं वापस तुम लोगों को दे देता हूँ। अभी इसके आगे जब ग्लोबर सॉल्ट का क्वेश्चन में लूंगा तो आई विल एक्सपेक्ट फ्रॉम यू दैट यू विल टेल मी दिस फॉर्मूला। इट इज सोडियम सल्फेट, एंड इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के मॉलिक्यूल्स कितने रहते हैं? तो 10 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के मॉलिक्यूल्स रहते हैं, ठीक है। तो अब ये याद रखना, धीरे धीरे हम लोग ऐसे ही छोटी छोटी चीजें याद रखने के लिए प्रैक्टिस करेंगे। सर, बोलो। सर मैं water of distillation kind of भूल गई, can you please remind me? Yeah, these 10 water molecules are not bonded to my compound, ठीक है। These 10 molecules are not
बॉन्डेड टू आयनिक कंपाउंड, वो जस्ट वहां पे रहते हैं चिपक के, ठीक है। अगर समझो कि ये सोडियम सल्फेट है, तो सोडियम सल्फेट के ये मतलब 4 मॉलिक्यूल्स थे समझ लो सोडियम सल्फेट के, तो यहाँ पे बीच में किधर तो ऐसे वाटर मॉलिक्यूल्स ट्रैप्ड रहने वाले, दीज आर ट्रैप्ड मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो ये यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म नहीं करते, दे आर जस्ट ट्रैप्ड इन बिटवीन इट। तो हम लोग जब इसे हीट करेंगे, हम लोग ऐसे कंपाउंड को जब हीट करते हैं, तो ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो है वो गैसियस फेज में जाके इवेपोरेट हो जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग जब हीट करेंगे, यू विल गेट Na2SO4 प्लस 10 वाटर मॉलिक्यूल्स विच विल इवेपोरेट। समझ में आ रहा है? तो दैट्स इट, नथिंग एल्स। Thank you so much. यप। Now, So, sir, okay, when yes, we are your answer is writing, correct. when we are writing the total mass, Hmm. will we calculate the 10 H2 also? Yep. With the, We have to, correct. Yes, we have to. thank you. Yep. So Na2SO4 dot 10 H2। अब सोडियम का मास कितना होता है? तो सोडियम का रहता है 23, 2 सोडियम इसलिए मल्टीप्लाइड बाय 2। ओके, हमें ऑलमोस्ट करेक्ट, मतलब तुम लोगों का आंसर ऑलमोस्ट करेक्ट आ रहा है, ठीक है, बट इट इज फाइन। मतलब वहां पे नीचे ऑप्शंस रहेंगे, ऑप्शन में से तुम लोग आंसर फाइंड आउट कर पाओगे। सल्फर इज 32, एक ही है तो मैं मल्टीप्लाइड बाय 1 नहीं लिखते बैठने वाला हूँ, प्लस ऑक्सीजन इज 16, 4 है तो मल्टीप्लाइड बाय 64 प्लस। अब मुझे बताओ, वाटर में तुम लोग हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेपरेट लोगे क्या? वाटर का मास अभी तुम लोग को याद हो गया होगा, वाटर का मास 18. total is 180. मल्टीप्लाइड बाय 10, 10. 180, एब्सोल्युटली करेक्ट। तो 46 प्लस 32 प्लस 64 प्लस 180, कैन समवन टेल मी व्हाट इज द 322. एडिशन ऑफ 322? ओके, 322 तो दिस इज द टोटल मास, ठीक है। अब टोटल मास में से दे आर आस्किंग फॉर परसेंटेज बाय मास ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, तो वाटर का मास डिवाइडेड बाय टोटल मास, yes sir, 180 upon परसेंटेज 180 upon 320. परफेक्ट। तो डायरेक्ट लिखूंगा तो चलेगा ना? किसी को ऐसा है कि नहीं समझ में आ रहा है? मल्टीप्लाइड बाय नहीं सर, चलेगा। 100, ठीक है। ओके, एंड आफ्टर वंस यू सॉल्व इट यू विल गेट द एग्जैक्ट आंसर, ठीक है। तो 5.9. ओके, 55.9. 55.9%, ओके, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, लिख के हो गया सबका, देख लो। yes sir. तो आगे बढ़ते हैं। अब आगे का क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, ठीक है। क्वेश्चन, ओके, देयर इज अ मेटल, ठीक है, whose 16.5 grams of mass is taken, ठीक है। Sir, Now, sir, बोलो। can you please just scroll once that last question? Sure. Yeah, thank you, sir. Yep. So next, there is a metal whose 16.5 grams is taken and then it is reacted with oxygen, ठीक है, then it is reacted with oxygen, okay. Now these two will react and they will form MXOY. We don't know what is the exact formula, but we know the exact mass of generated compound. It is 35.5 grams, ठीक है। The question is find percentage by mass of oxygen in product, ठीक है। प्रोडक्ट में ऑक्सीजन का कितना परसेंटेज बाय मास कंट्रीब्यूशन हो रहा है, दैट यू नीड टू फाइंड, ठीक है। यहाँ पे तुम लोगों को लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यूज करना है और कुछ नहीं होगा, ठीक है। देखते हैं किसको याद है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास।
जिस किसी को कंफ्यूजन हो रहा है उनके लिए नीचे मैं हिंट लिख रहा हूँ। परफेक्ट, ओके, यप, सबके आंसर्स करेक्ट है। नाइस। ऋषिकेश, यू मेड सम मिस्टेक आई गेस। हाँ बोलो। और पहले ऑक्सीजन का मास निकालने से अच्छा है कि हम परसेंटेज का जो फॉर्मूला है उसमें ये जो हमें गिवन लाइक वैल्यूज है वो डालकर हम ऑक्सीजन का मास एक्स समझकर, वैसे भी प्रोडक्ट का तो ऑलरेडी मास है अपने पास, सो वी कांट डू विद दैट। You mean you solve it like this? क्या 35.5 minus 16.5 divided by 35.5 multiplied by 100. See, there are Yes, sir. more than one methods. Yeah, even this is correct. So you will get 19 divided by 35.5 multiplied by 100. ठीक है, तो it is approximately equals to 50. ठीक है, ये 50 के ऊपर आने वाला है क्योंकि 17 2 जा 34। ठीक है, तो ये 17 से बड़ा नंबर है, तो तुम लोगों का अप्रॉक्स आंसर 55 52 जैसा तुम लोगों ने जो मुझे आंसर भेजा है वही मैं लिख रहा हूँ। 52.11 के अप्रोक्सीमेटली आंसर किधर तो नजदीक आना चाहिए। याद रखो, तुम लोगों को एग्जैक्ट आंसर की तरफ जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है सर, आंसर कितना वेरी हो सकता है? इट डिपेंड्स। यूजुअली तुम लोगों को ऑप्शंस कैसे रहते हैं? ऑप्शन नंबर ए 30%, ऑप्शन नंबर बी 40%, ऑप्शन नंबर सी 50%, ऑप्शन नंबर डी 60%, because even they know ना कि like dividing a quantity with 35.5 is a little bit tedious। ठीक है, तो वो तुम लोगों से इतना एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि तुम लोगों को पूरा डिवीजन होना ही चाहिए तुम लोगों से, बट अच्छा खासा वेरिएशन रहता ही है वहां पे, so you can easily figure out your correct option। ओके, डन। बहुत से लोगों से ये हो गया था। ओके, बाय द वे सारे लेक्चर्स की लिंक्स हमारे ग्रुप के ऊपर है, मैं फिर भी एक बार वापस लिंक सेंड कर दूंगा सारे लेक्चर्स की। सर आप ऊपर स्क्रॉल करोगे प्लीज? यप, थैंक यू। सर आपका वीडियो बहुत टाइम से ऑफ है। हाँ, बिकॉज आई एम लुकिंग एट दी चैट स्क्रीन, दैट्स व्हाई। चैट स्क्रीन ऑन करने के बाद वो ऑफ हो जाता है। ओके, हो गया लिख के सबका? यस सर। So next, find the molar mass. Question. Next question. Find the molar mass of a compound containing 0.07% mass of नाइट्रोजन। ठीक है, तो देखते हैं कौन आंसर कर पाता है। यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास, हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोगों के पास एक से ज्यादा मेथड्स है। ठीक है, तो बताओ यहाँ पे कैसे होगा? सर वो नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन एन ना, नाइट्रोजन तो N2 भी हो सकता है राइट, मतलब
हाँ, सो सी, तो इधर क्या लेने का? wait a minute, I will add something. Find the मिनिमम मोलार मास। ठीक है, मतलब मिनिमम मतलब क्या, तो ऐसा कोई कंपाउंड जिसमें मिनिमम एक नाइट्रोजन तो रहना ही चाहिए, तो हम लोग कितना लेंगे, एक ही नाइट्रोजन लेंगे। एंड यूजुअली ऐसे टाइप के क्वेश्चन में हम लोगों को सिर्फ एक ही नाइट्रोजन का मास लेना रहता है, N2 का नहीं, क्योंकि N2 गैसियस फॉर्म में रहता है। कंपाउंड में एक नाइट्रोजन हो सकता है, दो हो सकते हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, तीन चार कितने भी हो सकते हैं। तो यूजुअली क्वेश्चन में मिनिमम रहेगा। अगर मिनिमम नहीं भी होगा, स्टिल वी हैव टू टेक मास ऑफ 1। ओके, तुम लोगों के यूनिट्स बहुत बुरी तरह से वेरी कर रहे हैं। ठीक है, देखते हैं। सो यश, योर आंसर इज रॉन्ग। बहुत अजीब अजीब आंसर सेंड किए हैं। मतलब यश का आंसर यूनिट वाइज रॉन्ग है, और मतलब यूजुअली ऐसे रॉन्ग ही है। नक्षत्र, योर आंसर इज करेक्ट। जैन, सी, वी नीड टू फाइंड मोलार मास। तुम लोग परसेंटेज क्यों मुझे लिख के भेज रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मोलार मास ऑफ कंपाउंड इज, ओके, यू मेड सम मिस्टेक इन कैलकुलेशन। आयुष, तुहिन, कैलकुलेशन मिस्टेक है, बाकी करेक्ट हो रहा है। ओके, वेट 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 वेट, सॉरी मैं गलत हूँ। नक्षत्र, योर आंसर इज रॉन्ग। एंड यश, आई थिंक योर आंसर इज करेक्ट। ठीक है, मेरे कैलकुलेशन में कुछ तो मिस्टेक की थी, मतलब मैंने वो 0.007 दिया है ना, तो वहां पे मेरी मिस्टेक हो गई थी। ओके, अक्षय, नहीं, कुछ तो रॉन्ग है। सर हम्म, सर जयान का आंसर करेक्ट है, बस यूनिट रॉन्ग है ना? नहीं 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 नहीं, आंसर ही रॉन्ग है। सारा सारा आई कांट, ओके, I can't find your answer. Okay, Ajinkya, now your answer is correct. Sarah, your answer is wrong. Value wrong है मतलब। Nakshatra, now your answer is correct. Ajinkya, your answer is correct. Tuhin, correct. David, wrong. अब मैं कैलकुलेशन में कुछ तो मिस्टेक की है, देखते हैं, चलो। हाँ, ओके अम्या, आपने नाइट्रोजन का एटॉमिक मास लिया है। सी, आपने नाइट्रोजन का एटॉमिक मास लिया है 7, इसलिए आपका आंसर रॉन्ग जा रहा है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर लिया आपने 7, एंड हम लोगों को नाइट्रोजन का एटॉमिक मास लेना है 14। ठीक है, वहां पे आपकी मिस्टेक है, नहीं तो आपका आंसर करेक्ट है। डेविड, मिनिमम वैल्यू इज 2। नो, मिनिमम वैल्यू इज नॉट ट्रू, 2, कुछ तो कैलकुलेशन में मिस्टेक है, देखते हैं। तो चलो, अब मैं सॉल्व कर रहा हूँ, जिस किसी के आंसर के कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई होगी देख लेना। तो मास ऑफ compound, actually molar mass of compound is equals to mass of nitrogen divided by percentage of nitrogen multiplied by 100। अब ऐसे टाइम पे जब कभी फ्रैक्शंस मिलेंगे ना, तो सबसे पहले ओके, पूर्णांश कैलकुलेशन में कुछ तो मिस्टेक है। मास ऑफ नाइट्रोजन इज 14 डिवाइडेड बाय, अब इसे होल नंबर में कन्वर्ट कर लो। पॉइंट्स नहीं समझ में आते, होल नंबर में कन्वर्ट कर लो। अक्षय, कैलकुलेशन परफेक्ट है, अभी करेक्ट है। हाँ, तो होल नंबर में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे होगा, 7 इंटू, देखो दो नंबर अगर तुम लोग पीछे लेके जा रहे हो ना, तो माइनस लाना, 10⁻², मल्टीप्लाइड बाय 100। अब कैलकुलेशन देखो कितने सिंपल है, 7 2 जा तो 2 इंटू 100 इंटू 10⁻² ऊपर लेके जाने वाले हैं, तो 10⁻² प्लस में चला जाएगा, एंड 10⁻4 हो जाएगा। तो 10⁻4 मतलब 4 जीरो ऐड कर देना। एंड अगेन हम लोगों को 1 मोल बोला है क्या, जो तुम लोग मुझे ग्राम्स में आंसर सेंड कर रहे हो, या फिर हम लोगों को केजी में देना है, ऐसे बोला है क्या? नहीं, हम लोगों को सिर्फ मोलार मास पूछा है। अब उसका यूनिट एएमयू रह सकता है, उसका यूनिट ग्राम्स हो सकता है। किसी ने तो मुझे फर्स्ट जो आंसर सेंड किया था करेक्ट आंसर था, बट 20 किलोग्राम्स भेजा था। हम लोगों को 1 मोल बोला ही नहीं है। अगर हम लोगों को 1 मोल बोलेंगे तब तुम लोग ग्राम्स में कन्वर्ट करोगे। बोलो सर, मेरे को है ना वो मोलार मास ये साइड रखना, और फिर मास ऑफ एन, मतलब वो जो फॉर्मूला है ना वही समझा नहीं, मतलब वो कहाँ से आया, कैसे आया। अरे हम लोग बाद में से तो यूज कर रहे थे। लेट्स गो टू आवर फर्स्ट एग्जांपल ना। वाटर में जब मैंने तुम लोगों को बोला था परसेंटेज, ओके नाउ इट इज करेक्ट, पर मोल अगर आप पूरा यूनिट लिख रहे हो समझा तो सर, समझा। ओके, तो वैसे ही मतलब यहाँ पे हम लोगों को नाइट्रोजन का मास दिया था और मोलार मास ऑफ दैट कंपाउंड पूछा था, दैट्स इट। ओके, तो देखते हैं अभी। अरे व्हाट इज हैपनिंग सर, पर मोलार मास ग्राम में ही आएगा ना? ग्राम पर मोल।
अरे हाँ, that's it the is same molar thing. mass, not molecular mass. Correct. It is molar mass. Yep. ग्राम पर मोल, ठीक है, या फिर 1 मॉलिक्यूल अगर होगा तो और ग्राम्स फिर इनवर्स कैसे हो? फॉर 1 मोल ना, इट इज फॉर 1 मोल. पर 1 मोल है Sir. तो पर मोल. हाँ सर पर मोल डाले तो -1 कैसे आएगा सर? अच्छा ओके, हाँ मैंने ये सॉरी मोल इनवर्स, हाँ डिवीजन एंड ऑल दोनों लिख दिए. So let's take another question. Now insulin contains 0.016% of sulfur. Find the molar mass of इंसुलिन. अब इंसुलिन कहाँ पे यूज होता है वो तो तुम लोगों को पता ही है. किस लिए यूज होता है बताओ जरा. पेशेंट्स में. ओके, दैट इज हाफ करेक्ट. सर ब्रेकिंग डाउन ऑफ शुगर. हाँ, दैट इज परफेक्टली परफेक्ट. ठीक है, तो हमारे बॉडी में इंसुलिन जनरेट होता है, ठीक है, और इंसुलिन का काम क्या है, तो शुगर को एटीपीज में कन्वर्ट करना है, फिर उसको ब्रेक डाउन करके ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करना, जो हमारी बॉडी कंज्यूम बाद में कर सकती है. ठीक है, जब हमारी बॉडी इंसुलिन बनाना बंद कर देती है ना, तब हम लोगों को डायबिटिक पेशेंट्स को वो देना पड़ता है. करेक्ट. ओके, बहुत सारे लोगों का नेट लैग हो रहा है और इसलिए उनके फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर्स लेट आ रहे हैं. या इस क्वेश्चन का आंसर तुम लोग अभी मुझे भेजना स्टार्ट कर रहे हो. इधर बहुत जीरोस आ गए. ओके, आई थिंक तुम लोगों के जीरोस में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, देखना पड़ेगा. आंसर में एक बार सॉल्व करके दिखा दूंगा. नहीं, तुम लोगों के 10 के पावर में कुछ तुम लोग मिस्टेक कर रहे हो आई गेस अभी. सर सॉरी सर, हाँ? बट मुझे इंसुलिन का ये नहीं मालूम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. क्या 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 किसका? इंसुलिन का. अरे वो हम लोगों को देखना ही नहीं है. सी अगर समझो, हाँ जरूरत है ही नहीं यहाँ पे. एंड ये हम लोग जो सब कुछ बेसिक पढ़ रहे हैं ना, वो कहाँ पे काम आता है वो अभी देखते हैं. समझो किसी ने, तुम लोगों में से किसी ने लैब में जाके इंसुलिन बनाया, या फिर लैब में जाके इंसुलिन नहीं, कोई भी एक कंपाउंड बना दिया. ठीक है, अब वो कंपाउंड तुम लोगों को पता ही नहीं, अभी तक किसी का भी करेक्ट आंसर मुझे शायद से नहीं आया है. मुझे एक बार आंसर देखना पड़ेगा, लग रहा तो नहीं है किसी का आंसर करेक्ट है. देखते हैं. तो तुम लोगों ने कोई एक नया कंपाउंड बनाया एंड तुम लोगों को पता ही नहीं है कि वो कंपाउंड का मोलार मास कितना है. ठीक है, तो तुम लोग कुछ तो टेस्ट करोगे. अब टेस्ट जो कुछ हो सकती है, तुम लोग उसको कंबस्ट कर सकते हो, जला सकते हो, कोई केमिकल्स ऐड करके उसमें देख सकते हो. ठीक है, और तुम लोगों ने कोई टेस्ट करके फाइंड आउट किया कि हाँ बाबा मेरे कंपाउंड में 0.1% कार्बन है. अब तुम लोगों को 0.1% कार्बन ही मालूम पड़ गया ना, तो इतने से डेटा पे से तुम लोग उसका मोलार मास कैसे फाइंड आउट करोगे. तो सेम हम लोगों ने जैसे यहाँ पे किया था 0.07% नाइट्रोजन, तो इस फॉर्मूला में हम लोगों ने वैल्यूज पुट की और डायरेक्ट हम लोगों ने मोलार मास फाइंड आउट किया. मतलब जो हम लोगों का कंपाउंड है उसका मोलार मास कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, इसके लिए ये टेक्निक यूज हो रही है. ओके, ऑलमोस्ट सबका आंसर सेम और मैच हो रहा है, तो आई गेस यू गाइज आर करेक्ट. मोस्ट प्रॉब्ली यू गाइज आर करेक्ट. लेट मी सी, चेक करते हैं अभी एक बार कि आंसर क्या आता है. तो सेम फॉर्मूला यूज होगा जैसे हम लोगों ने ऊपर किया था, कुछ चेंजेस आने वाले नहीं है. क्या होगा, परसेंटेज ऑफ सल्फर is equals to mass of sulfur divided by percentage of sulfur multiplied by 100. तो mass of sulfur कितना है, तो mass of sulfur रह रहा है 32 divided by 0.016 multiplied by 100. ठीक है, अब इसे शिफ्ट करते वक्त 1 2 3 डिजिट हम लोगों को पीछे लेके जाने पड़ेगा 6 को. तो वो हम लोग कैसे लिखेंगे, 3 डिजिट पीछे लेके जाना है, तो 32 डिवाइडेड बाय 16 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ योर आंसर इज करेक्ट. ठीक है, जिन जिन लोगों ने मुझे आंसर सेंड किया था सबका आंसर करेक्ट है. तो दिस 1 जा दिस 2 जा 10⁻³ ऊपर चला जाएगा, तो वो बन जाएगा 10⁻+3. बोलो, तो इट विल बिकम 10 into 100, वेट अ मिनट, into 10⁻+3 एंड इट विल कम अराउंड 2 into 10⁵. ठीक है, हाँ बोलो अभी. सर वो LHS में परसेंटेज ऑफ सल्फर की जगह पे मोलार मास आना चाहिए ना.
किसका? LHS LHS लेफ्ट हैंड साइड में, हाँ लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे परसेंटेज के बदले क्यों कैसे? चलो नहीं, आपने गलती से हाँ। दोनों जगह परसेंटेज लिख दिया। एग्जैक्टली। अच्छा अच्छा, यहाँ पे हाँ यहाँ पे मास ऑफ कंपाउंड के यहाँ पे मैंने लिखा है। ओके ओके तो मोलार मास ऑफ कंपाउंड एंड फिर हम लोग इसको रीअरेंज करके आंसर निकाल लेंगे। ओके अरे फॉर्मूला इज फाइन रे, अभी तुम लोगों को एक फॉर्मूला एटलीस्ट समझ में आ गया है ना, वो जस्ट लिख रहा हूं मैं। ओके लिख लो, ये आंसर तुम लोगों का हर एक का करेक्ट था। ओके तो पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा, हम लोगों ने एलिमेंट का मास कैसे फाइंड आउट करे वो देखा, ठीक है। एलिमेंट का परसेंट मतलब किसी एलिमेंट का किसी कंपाउंड में कितना परसेंटेज है वो देखा। फिर एलिमेंट के परसेंटेज पे से कंपाउंड का मास कैसे फाइंड आउट करना है वो टाइप हो गई हम लोगों की, ठीक है। अब और एक टाइप देखते हैं, लिख के हो गया सबका ये? यस सर। ओके तो अब दूसरे टाइप का एक क्वेश्चन दिखाता हूँ। हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन क्या है मालूम है ना? It's present in the blood. ब्लड परफेक्ट, ऑक्सीजन कैरियर है। अमाइन। तो हीमोग्लोबिन contains 0.25% of iron if molar mass of hemoglobin, hemoglobin को बहुत सी बार शॉर्ट में Hb लिखा जाता है, molar mass of hemoglobin is 89600, then find the gram per moles, right, sir? gram per moles. Find the number of Fe atoms in one hemoglobin molecule. यहाँ पे तुम लोगों को दो चीजें पता चल जाएंगी, तुम लोगों का बायोलॉजी नहीं होगा फिर भी, कि एक हीमोग्लोबिन में एक्चुअल में कितने मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट करते हैं, मतलब हीमोग्लोबिन में आयन रहते हैं वो तुम लोगों को पता है। आज तुम लोगों को पता चलेगा कि एक मॉलिक्यूल में कितने आयन के एटम्स प्रेजेंट रहते हैं। चलो सर Fe2+ ना? एक्चुअली यहाँ पे दो चीजें रहती है, डीऑक्सी हीमोग्लोबिन में Fe2+ रहता है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन में वो +3 में चला जाता है। हम लोगों का भी ऑक्सीडेशन स्टेट से कुछ मतलब नहीं है, सिर्फ नंबर्स हम लोगों को फाइंड आउट करने के आयन के कितने रहते हैं। इट डजंट मैटर Fe+2 में रहे या फिर Fe+3 में रहे, एट द एंड इट इज आयन एटम ना। यस यस, यू आर करेक्ट निहारिका, योर आंसर इज हाफ पे करेक्ट, योर आंसर इज हाफ पे करेक्ट। सर सर आप एक मिनट ऊपर के इसमें लेके जाओगे ना सम पे प्लीज। आयुष, योर आंसर इज रॉन्ग। ऋषिकेश परफेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। बाकी के किधर है? बाकी के 40 लोगों में बाकी लोग कोई रिस्पॉन्ड क्यों नहीं करता है? सॉल्व कर। आदित्य, अयान। Yes, so I'm messaging you the answer, sir, on the group. Okay. Okay. अमर, अर्णव, आयुष, आयुष पुजारी, देवांक, धवल, मतलब तुम लोगों के भी आंसर आते हैं नो डाउट, बट बहुत कम आते हैं। सी मैं जब सॉल्व करूंगा तब लिखना, बट खुद से भी ट्राई करो, आंसर रॉन्ग जाए फिर भी आंसर भेजा करो। Yes, Ajinkya, your answer is correct. Akshay, you made some mistake, I guess. Oh, you found number of ion present in 4 moles. हाँ, ये तुम लोगों को मोल्स नहीं कंसिडर करना है बाबा, मैं वही बोल रहा हूँ। हम लोगों को मॉलिक्यूलर लेवल पे ही ये सब कैलकुलेट करने हैं, ठीक है। तो तुम लोग मोल लेवल पे मत लेके जाओ, करेक्ट है, मतलब तुम लोगों के आंसर परफेक्ट आ रहे हैं। अक्षय का आंसर इन 1 मोल इज अ लिटिल बिट ऑफ, थोड़ा सा मिस्टेक है, बट करेक्ट है, ऑलमोस्ट करेक्ट है अक्षय, ठीक है। तुम लोग मोलार कैलकुलेशन पे मत लेके जाओ, ये मॉलिक्यूलर कैलकुलेशन लेवल पे ही रखो, मोल तक मत जाओ।
सर एक्चुअली आंसर मोल में ही आएगा, मतलब एक मोल में सॉरी एक Hb के मॉलिक्यूल में 4 मोल्स ऑफ Fe होंगे, एटम्स होंगे, क्योंकि मोलार मास दिया है ना हीमोग्लोबिन का। इट्स फाइन, बट दे आर आस्किंग इन वन मॉलिक्यूल ना, स्पेसिफिकली दे आर आस्किंग इन वन मॉलिक्यूल, तो एक मॉलिक्यूल तक ही रखो। तुम लोग मोलर कैलकुलेशन सी, एट द एंड 1 मोल इज सम मास इन ग्राम्स, ठीक है, एंड 1 मॉलिक्यूलर मास इज दैट सेम मास इन AMU, ठीक है। तो दोनों में कुछ डिफरेंस है ही नहीं, सिर्फ एक जगह पे 1 मोल के लिए हम लोग ग्राम्स करते हैं और एक जगह, मतलब डिफरेंस बहुत बड़ा है, बट मैग्नीट्यूड या फिर वो नंबर जो है वो सेम है। तो इसीलिए हम लोगों को मॉलिक्यूल के लिए पूछा रहेगा तो मॉलिक्यूल के लिए ही करना, देने के लिए वो मोलार मास वहां पे लिखेंगे। ओके, तो चलो देखते हैं। ऑलमोस्ट सबका आंसर करेक्ट है, बहुत लोगों ने करेक्ट आंसर दिया है। एंड हाँ, ये एक्चुअल में बहुत अच्छा है, मतलब इसको तुम लोग स्टार मार्क करके रख सकते हो, ठीक है, रिवीजन करते हो इसको डेफिनेटली रिवाइज करना। तो देखते हैं, परसेंटेज ऑफ आयन इज इक्वल्स टू मास ऑफ आयन डिवाइडेड बाय मोलार मास ऑफ कंपाउंड मल्टीप्लाइड बाय 100, करेक्ट और रॉन्ग? तो सही है अब हम लोगों को यहाँ पे देखोगे तो हम लोगों को परसेंटेज मास दिया है, मोलार मास दिया है, तो सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा? तो मास ऑफ आयन। गेटिंग इट और नॉट? यस सर। तो चलो मास ऑफ आयन फाइंड आउट करते हैं। बहुत लोगों ने ना सिर्फ मास ऑफ आयन फाइंड आउट करके रख दिया यार, ठीक है, मतलब बहुत लोगों का मैंने जिन जिन को बोला ना हाफ पे करेक्ट था एंड ऑल। आयुष परफेक्ट आंसर है, तो उन्होंने सिर्फ मास ऑफ आयन फाइंड आउट किया था और कुछ नहीं। तो मल्टीप्लाइड बाय मोलार मास ऑफ कंपाउंड डिवाइडेड बाय 100 होगा अभी, राइट? कर भी जा रहा हूँ मैं, देखो जरा कुछ मिस्टेक नहीं की ना। अब परसेंटेज मास ऑफ आयन कितना दिया है? तो 0.025। ये 0.025 25 से मुझे मल्टीप्लाई करना नहीं है, मैं एक काम करता हूँ 1/4 ले लेता हूँ, चलेगा क्या? 0.25 not 0.0. Exactly. 0.25 तो इसे मैंने 1/4 ले लिया, 989,600 डिवाइडेड बाय 100, तो ये 2 जीरो चले गए, 4 से डिवाइड करते हैं तो आंसर आएगा 224, ठीक है। Fe, मास ऑफ Fe, ये हम लोगों को जो मिला वो क्या मिला? तो दिस इज मास ऑफ Fe, ठीक है। अब इतना आयन का मास प्रेजेंट है एक हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल के अंदर, ठीक है। अब मुझे बताओ मास ऑफ 1 Fe मॉलिक्यूल कितना होता है? तो वो होता है 56। हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन में ये किया था कवर, ठीक है। तो एक का अगर 56, तो 224 में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? तो 224 डिवाइडेड बाय 56, करेक्ट और रॉन्ग? तो तुम लोगों को टोटल मिलेंगे 4 Fe एटम्स। देखो रे, मुझे ऐसे क्यों लगा कि ये बहुत लोगों को बाउंसर जा रहा है? सर गया सर बाउंसर। ओके, तो देखो हम लोगों को हीमोग्लोबिन में कितने मॉलिक्यूल मास मिला आयन का? तो हम लोगों को हीमोग्लोबिन में 224 आयन का मास मिला है, ठीक है। अब 224 टोटल आयन का मास है, एक आयन का मास कितना होता है? तो एक आयन का मास रहता है 56। तो देखो 1 Fe मॉलिक्यूल मीन्स 56, तो x Fe मॉलिक्यूल्स कंटेन्स 224 ग्राम्स, ठीक है। हाँ अभी समझे तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू 56, x इंटू 56 इज इक्वल्स टू 224, तो x इज इक्वल्स टू 224 डिवाइडेड बाय 56 विच इज इक्वल्स टू 4 Fe, दैट्स इट। ओके, तो इसका एक मस्त स्क्रीनशॉट ले लो इस क्वेश्चन का, जो सीएससी का रह गया होगा लिखने का। डन सर। So now let's move ahead. अब ये था
परसेंटेज मास का, ठीक है, परसेंटेज मास ऑफ एन एलिमेंट, परसेंटेज मास ऑफ अ कंपाउंड, ठीक है, उसके बारे में हम लोगों ने सब कुछ डिस्कस कर लिया. नाउ वी आर गोइंग फॉर अ नेक्स्ट टॉपिक, empirical formula and molecular formula. ठीक है, अब एम्पेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऐसे दो डिफरेंट टाइप के कंपाउंड फॉर्मूलाज हम लोगों को डिस्कस कर रहे हैं. ठीक है, अब फिजिकल केमिस्ट्री में हम लोगों को यही दो फॉर्मूलाज डिस्कस करने हैं. उसी बदले अगर हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरफ जाएंगे ना, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तुम लोगों को बॉन्ड लेंथ फॉर्मूला मिलेगा, कंडेंस फॉर्मूला मिलेगा. जैसे ही हम लोग ऑर्गेनिक में जाएंगे तो हम लोग वो सारे डिफरेंट टाइप्स के फॉर्मूलाज देखेंगे. बट फिजिकल केमिस्ट्री में दो ही है, एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर. ठीक है, अब डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एम्पेरिकल. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एम्पेरिकल? Tell me what is the meaning of empirical? So empirical method is like the method of scientific research. Perfect. So it means experimental method by something calculated by a experimental formula. ठीक है, और experimental method. ठीक है, तो now empirical formula मतलब experimental formula or else formula which is derived by doing some experiments. ठीक है, formula which is derived by doing some experiments. ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है, एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इन दोनों में डिफरेंस क्या आएगा वो हम लोगों को देखना है. ठीक है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मतलब क्या? तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मतलब इट कंटेन्स exact number of elements present in that compound. ठीक है, molecular formula means what? It contains the exact number of elements. जितने प्रेजेंट होंगे उतने सारे के सारे हम लोगों को मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में मिल जाएंगे. ठीक है, अब ये रहता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. उसी बदले एम्पिरिकल फॉर्मूला मींस व्हाट? एम्पिरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मींस मैंने क्या बताया? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मींस इट कंटेन्स द एग्जैक्ट नंबर. जितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट रहेंगे, जितने आइटम्स प्रेजेंट रहेंगे एक मॉलिक्यूल में, वो सारे के सारे हम लोग वहां पे मेंशन करने वाले हैं. एम्पिरिकल फॉर्मूला मतलब क्या? तो एम्पिरिकल फॉर्मूला मतलब द फॉर्मूला व्हिच इज डिराइव्ड बाय यूजिंग सम एक्सपेरिमेंट्स. ठीक है, हम लोगों को पहले से पता नहीं था, हम लोगों ने कुछ एक्सपेरिमेंट्स कैरी आउट किए और उन एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू हम लोगों ने वो फाइंड आउट किया. अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कंटेन्स एग्जैक्ट नंबर, वेयर एज एम्पिरिकल फॉर्मूला it contains the simplest ratio. सिर्फ रेशियो मत लिखो, the simplest whole number ratio of elements present in a compound. ठीक है, अब सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो अगर मिला तो वो हो जाएगा एम्पिरिकल फॉर्मूला, एग्जैक्ट नंबर अगर होगा तो वो हो जाएगा एम्पिरिकल फॉर्मूला. ठीक है, तो हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखने वाले हैं. ठीक है, लिख के हो गया ये? यस सर. करता हूँ. तो हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखने वाले हैं. कंपाउंड, उस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड बाद में उस कंपाउंड का एम्पिरिकल फॉर्मूला. ठीक है, अब सिंपल कंपाउंड से स्टार्ट करेंगे. ये काइंड ऑफ टेबल है ना सर? क्या है? हाँ, टेबल ही है. तो सबसे पहले हम लोग देखने वाले इथेन. इथेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला किसी को याद है? C2H6. ओके, अब इथेन में मुझे बताओ कार्बन के कितने नंबर है? 2 है, और हाइड्रोजन के कितने हैं? तो 6 है. इनका सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो क्या आएगा? 1:3. CH3. एक कार्बन और 3 हाइड्रोजन. दिस इज इट्स एम्पिरिकल फॉर्मूला. कुछ डिफिकल्ट है क्या इसमें? नो सर.
तो और एक एग्जांपल लेके देखते हैं. लेट्स गो टुवर्ड्स बेंजीन. बेंजीन अभी हम लोगों ने देखा था. बेंजीन का फॉर्मूला बताओ. C6H6. C6H6. एब्सोल्युटली करेक्ट. अब यहाँ पे मुझे बताओ 6:6 करेक्ट और रॉन्ग. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1:1. परफेक्ट. ओके. अब मुझे बताओ किसी मतलब कोई दो कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो सकता है क्या? कोई दो कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला Yes, sir. सेम हो No, सकता है sir. क्या? हो सकता है. हो सकता है sir. I sure. आराम से. हम लोगों ने 10th में पढ़ा है. उन टाइप से कंपाउंड्स को हम लोग बोलते हैं हाँ आइसोमर्स. ठीक है. इसकी डेफिनेशन क्या थी? कंपाउंड्स हैविंग Same number. Same molecular but formula, different but structural formula. structural formula. But different structure. ओके बट डिफरेंट. Sir, हम्म. so due to some internet issue, I got disconnected when you started empirical formula. So could you please repeat it for me? जस्ट अ मिनट. ओके. तो मैं शॉर्ट में ही बताने वाला हूँ. एम्पिरिकल फॉर्मूला मींस एक्सपेरिमेंटल फॉर्मूला. हम लोग एक्सपेरिमेंट कैरी आउट करके उस फॉर्मूला को हम लोग डिराइव करने वाले हैं. ठीक है. अब एक्सपेरिमेंटल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में डिफरेंस क्या है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कंटेन्स एग्जैक्ट नंबर ऑफ आयंस. समझ में आ रहा है? एग्जैक्ट नंबर ऑफ एलिमेंट्स. ठीक है. जो कोई एलिमेंट्स प्रेजेंट है उनका एग्जैक्ट नंबर बताने का काम करने वाले मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. उसी बदले एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या करेगा? इट गिव्स अस a simplest whole number ratio of those elements present in that compound. ठीक है. तो these are a little bit kind of a definitions. ठीक है. तो देखते हैं. Okay. अब एग्जाम्पल में अच्छे से समझ में आ जाएगा. सी इफ आई एम टेकिंग एग्जाम्पल ऑफ इथेन. अब इथेन का एग्जैक्ट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? C2H6 जो हम लोगों ने बचपन में पढ़ा था. अब इथेन में 2 कार्बन आइटम्स है, 6 हाइड्रोजन आइटम्स है. तो इनका रेशियो क्या होगा? 2:1. अब इसका सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो क्या हो जाएगा? 1:3. 2:1 का सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो क्या हो जाएगा? 1:3. तो 1:3. तो एम्पिरिकल फॉर्मूला में 1 कार्बन और 3 हाइड्रोजन. समझा? Yes, sir. ओके. तो दैट्स इट. मतलब इतना ही हम लोगों को करना है. सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में कन्वर्ट कर रहे हैं. तो आगे बेंजीन का एग्जांपल लिया था, उसमें 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन. 6:6 का रेशियो सिंपलेस्ट में हो गया 1:1 का रेशियो. तो CH. ओके. तो अब मैं तुम लोगों को कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूँ मतलब कंपाउंड्स के. तुम लोग उनको सॉल्व करना. कंडीशंस अप्लाइड यू शुड नो देयर एम्पिरिकल फॉर्मूला सॉरी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. ठीक है. तो नंबर 1 इज ग्लूकोज. ठीक है. नंबर 1 इज ग्लूकोज. नंबर 2 इज एसिटिक एसिड. ज्यादा नहीं, ये दोनों का ही मैं पूछ रहा हूँ. बताओ इन दोनों का. तुम लोग मतलब खुद सॉल्व करो. तुम लोगों की प्रैक्टिस के लिए मैं यहाँ पे आंसर डायरेक्ट लिख देता हूँ. देयर इज नो नीड टू मैसेज मी. ओके. करेक्ट आंसर है निहारिका. तो ग्लूकोज का फॉर्मूला रहता है C6H12O6. तो 6:12:6. तो इसका सिंपलेस्ट रेशियो हो जाएगा 1:2:1. ठीक है. एंड योर आंसर विल बिकम CH2O. ठीक है. सिमिलरली एसिटिक एसिड का फॉर्मूला रहता है CH3-C+OH. ठीक है. अब पहले याद रखो, इसको तुम लोग कंबाइन करके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में कन्वर्ट कर दो. कितने कार्बन है? तो 2 कार्बन है. कितने हाइड्रोजन है? तो 4 हाइड्रोजन है. कितने ऑक्सीजन है? तो 2 ऑक्सीजन है. तो 2:4:1. ठीक है. तो यहाँ पे इनका सिंपलेस्ट सॉरी 1 नहीं, मैं एम्पिरिकल यूज किया था थोड़ा. Sir, but बताओ. don't we write this in a different way? How? Yes, COOH, but that doesn't affect Yeah, we can. No, it won't affect the molecular formula. So we will get CH2O. Correct or wrong? अब Yes. इस पे से हम लोगों का कंक्लूजन क्या होगा? एम्पिरिकल फॉर्मूला अगर सेम होगा तो दैट डज नॉट मीन दैट दे आर आइसोमर्स. एम्पिरिकल फॉर्मूला अगर सेम होगा देन दैट डज नॉट मीन दैट दे आर आइसोमर्स. ठीक है. तो ये जो मैं साइड में लिखा के दे रहा हूँ ना, वो कहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग, वहां पे तुम लोगों को काम आएंगे. ऐसे टाइप के तुम लोगों को बहुत सारे एमसीक्यूज पूछे जाते हैं जहाँ पे ये छोटे छोटे जो पॉइंट्स है वो याद रखना है तुम लोगों को. तो इफ एम्पिरिकल फॉर्मूला इज सेम, it
does not mean that compounds are isomers. ठीक है, अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है तो दे आर सम काइंड ऑफ आइसोमर्स, ठीक है, बट अगर एम्पिरिकल फॉर्मूला सेम है तो ऐसा कुछ नहीं है कि उनका वो एक दूसरे का आइसोमर्स है. दे कैन बी टू टोटली डिफरेंट कंपाउंड्स है, कोई ग्लूकोज है, एक एसिटिक एसिड है, दुनिया भर का डिफरेंस है दोनों में, बट स्टिल दे आर एम्पिरिकल आइसोमर्स और दे हैव सेम एम्पिरिकल फॉर्मूला. ठीक है, तो ऐसा ही कहा सकता है, या फिर वो दूसरे टाइप में उसको इसको घुमा के कैसे पूछ सकते हैं, दैट कैन molecules having two different molecular formula have same empirical formula. ठीक है, तो the answer is yes. Molecules having two different molecular formulas can have same empirical formula. ठीक है, ये पॉइंट समझ में आ गए क्या छोटे छोटे? Yes, sir. ओके, तो अब हम लोगों को फाइंड आउट करना है. हाँ Sir, can we get a break of 5 minutes? या यू कैन. Thank you, sir. तो Can you 5:20 को हम zoom लोग out a resume करते हैं. little bit? Yep. सर कब तक है ब्रेक? 5:20, ज्यादा नहीं, 5:20. ओके सर, थैंक यू. So can you show the previous screen?
ओके, तो स्टार्ट करें now. Before starting we'll start with a fresh new page and another thing, अभी किसी ने तो मुझे पूछा कि हाँ मतलब अबाउट माई इंट्रोडक्शन, एंड तभी मुझे रियलाइज हुआ कि मैंने अभी अपना खुद का इंट्रोडक्शन कभी दिया नहीं है. तो लेट्स स्टार्ट विद माय इंट्रोडक्शन. तो माई सेल्फ शिवम चितोय, ठीक है, एंड आई हैव डन BSc followed by MSc, then I have cleared MSc from Mumbai University campus, ठीक है. Then I have cleared CSIR NET exam. CSIR NET तुम लोगों के जैसे नीट और JEE एग्जाम होती है उसी लेवल की ये सेम एग्जाम पे नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है ये. तो एंड इन दैट एग्जाम आई हैव ऑल इंडिया रैंक ऑफ 25, ठीक है. अब ऑब्वियसली तुम लोगों ने इस एग्जाम का नाम तो सुना नहीं है, बट यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट IIT GATE. Okay, so I have cleared IIT GATE also, and in this exam I have all India rank of 125th rank, ठीक है. उसके साथ मैंने छोटी मोटी बहुत सारी स्टेट लेवल के एग्जाम्स भी क्लियर किए हैं. आई हैव क्लियर सेट एग्जाम, एंड इन सेट एग्जाम आई हैव AIR 26, ठीक है. मतलब ये इसी रेंज में ऐसे ऊपर नीचे होते रहता है, बट हाँ. तो हाँ बोलो. ये जो सेट एग्जाम है वो दैट्स लाइक फॉर टीचर्स एंड स्टफ लाइक प्रोफेसर्स. हाँ, सेट एग्जाम स्टेट लेवल पे अगर आपको टीचर बनना है, मतलब अपने महाराष्ट्र में अगर सिखाना होगा तो सेट एग्जाम नेसेसरी रहती है. एंड अगर आपको नेशनल लेवल पे मतलब इंडिया में किधर भी जाके अगर टीचिंग फैकल्टी के लिए अगर ज्वाइन करना होगा तो नेट एग्जाम होती है, वैसा है. तो हाँ, बोथ आर फॉर लेक्चरशिप. एक दो टाइप रहते हैं इसमें, एक रहता है लेक्चरशिप एंड दूसरा रहता है JRF. JRF is Junior Research Fellowship, and through JRF I can join PhD in any IIT, any NIT or else in any institute, ठीक है. CSIR की भी labs बहुत सारी रहती है, तो ऐसे सब. And हाँ, another thing, I am planning to do my PhD from IIT Bombay, ठीक है. मेरा जून में सिलेक्शन हो गया था IIT बॉम्बे में, बट द थिंग वाज कि वहाँ पे जो मुझे PhD के लिए गाइड मिल रहा था, PhD के लिए जो मेरा गाइड था, तो उनका टॉपिक रिसर्च का और मेरा टॉपिक रिसर्च का वो मैच नहीं हो पा रहा था, इसलिए मैंने वहाँ पे ज्वाइन नहीं किया. बट हाँ, अगेन इन दिसंबर आई एम गोइंग टू ट्राई फॉर IIT बॉम्बे. एक बार तो सिलेक्शन हो गए, तभी मैंने रिजेक्ट कर दिया था. अभी होपफुली मुझे अच्छा गाइड मिल जाए, तो आई विल बी डूइंग माई PhD फ्रॉम IIT बॉम्बे, ठीक है. तो दिस इज माई इंट्रोडक्शन एंड दीज आर माई क्वालिफिकेशंस. ये मैंने कभी दिए ही नहीं थे, तो यप. चलो कंटिन्यू करते हैं हम लोगों के टॉपिक के साथ ना. एम्पिरिकल फॉर्मूला. एम्पिरिकल फॉर्मूला में अभी हम लोगों को दो चीजें और पढ़नी है. एक तो हम लोगों को पढ़ना है Also, sir, we didn't ever discussed about books. Referral books for chemistry. Yeah, right now you must be solving USS, right? Also, we haven't been told. Okay, तो अभी के लिए स्टार्टिंग में अगर तुम लोगों को जस्ट MCQ स्टार्ट करने हैं ना, तो USS इज वन ऑफ द बेस्ट बुक्स, ठीक है. एंड फिर एररलेस, करेक्ट, एररलेस इज वन ऑफ द बेस्ट बुक. अभी के लिए अगर तुम लोगों के पास खरीदा नहीं होगा, तुम लोगों को बाहर जाने मिल रहा नहीं होगा, तो गूगल पे जाके एररलेस केमिस्ट्री सर्च कर लेना, यू विल फाइंड इट. सर मेरे पास PDFs है इसके साथ. ओके, PDF के बदले में ऐप सजेस्ट करूंगा, क्योंकि ऐप में कैसा है, बाजू में ही तुम लोगों को ऐसे हिंट करके एक बटन मिल जाएगा एंड इट विल टेक यू टू इट्स सोल्यूशन, ठीक है. तो वो एक एडवांटेज है PDF के कंपैरिजन में. PDF तुम लोगों को बार बार स्क्रॉल करना पड़ेगा. एप्लीकेशन में ये तुम लोगों को एडवांटेज मिल जाएगा कि तुम लोगों को डायरेक्ट वो आंसर्स मिल जाएंगे. हाँ बोलो. वो जो मॉड्यूल दिए है उसका क्या? हाँ, मॉड्यूल इज रियली नाइस. मतलब मॉड्यूल की लेवल USS से थोड़ी सी ज्यादा है, अच्छी खासी ज्यादा है एक्चुअल में, ठीक है. बट USS में क्वेश्चंस बहुत ज्यादा है. मतलब USS में तुम लोगों को फॉर ईच चैप्टर यू विल फाइंड अराउंड 300 to 400 क्वेश्चंस. यस सर, 300. तो हाँ, अच्छी खासी तुम लोगों की वहाँ पे प्रैक्टिस हो जाएगी. अलग अलग टाइप के तुम लोगों को MCQs मिलेंगे, ठीक है. और उसमें कुछ कुछ MCQs बहुत अच्छे लेवल के हैं, कुछ कुछ बहुत इजी के लेवल के हैं, ठीक है. हमारे मॉड्यूल में ऑलमोस्ट सारे MCQs की लेवल बहुत अच्छी है. वंस यू आर डन विथ USS एंड आवर मॉड्यूल, देन अगर नहीं मतलब यू हैव टू डू इट मेंस और एडवांस के लिए बालाजी पब्लिकेशन.
ठीक है, बालाजी पब्लिकेशन, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट पब्लिकेशंस, ठीक है। एंड यहाँ पे ऑथर देखना जितेंद्र हिरवानी। अभी दूसरे बैच में सूर्यकांत सर नरेंद्र अवस्थी करके टेक्स्ट बुक सॉल्व करा रहे हैं। ओके, ठीक है, नरेंद्र अवस्थी इज इवन आल्सो गुड, बट बालाजी पब्लिकेशन की लेवल बहुत, मतलब एडवांस के लिए अगर बुक देखनी है तो इवन नरेंद्र अवस्थी इज क्वाइट गुड, नो डाउट, but Balaji publication, I will suggest from my side that you should follow Balaji publication. We'll discuss. I will discuss with other professor. क्या? NA is also from Balaji. हाँ, but author का difference आ रहा है ना। सर कौन सा चैप्टर पढ़ा रहे बाय द वे? सर इनऑर्गेनिक का ओके, नहीं फिजिकल के लिए, एटलीस्ट फिजिकल केमिस्ट्री के लिए जितेंद्र हिरवानी के बालाजी पब्लिकेशन के बुक्स लेना बहुत अच्छे है, ठीक है। इनऑर्गेनिक के लिए अलग ऑथर है, मतलब इनऑर्गेनिक के लिए भी जितेंद्र हिरवानी सर के है एंड ऑर्गेनिक के लिए भी है। मैं आपको ऑथर्स के नाम बता दूंगा बालाजी के, आपको कौन से ऑथर्स के बुक्स खरीदने हैं उनको हम लोग देखते हैं, मतलब मैं एक बार सूर्यकांत सर के साथ भी डिस्कस कर लूंगा कि कौन से टेक्स्ट बुक वो रेफर करने वाले हैं एंड उसके अकॉर्डिंगली हम लोग एक कॉमन ले लेंगे कोई जो सब जन फॉलो कर लेंगे। ओके, ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक सर दूसरा कोई बोल रहे हैं। हाँ, कंफ्यूजन हो रहा है, एक ये बुक बोल रहा है एक दूसरा बुक, बराबर, करेक्ट। ओके, अभी के लिए व्हाट यू कैन डू, यू कैन जस्ट टेक पीडीएफ, ठीक है। मैं आज ग्रुप पे बालाजी की तो जितेंद्र हिरवानी सर की बता दूंगा, आपको पीडीएफ सेंड कर देता हूँ, ठीक है। अभी के लिए आप पीडीएफ लेना एंड जो फिजिकल कॉपी आपको हार्ड कॉपी जब खरीदने का टाइम आएगा तो हम लोग एक कॉमन बुक आपको बता देंगे कौन सी रेफर करनी है आपको, ठीक है। हाँ बोलो। तो जेई के लिए तो आपने बता दिया सर, पर नीट के लिए भी सेम ही होगा ना? हाँ, नीट के लिए भी एररलेस इज सफिशिएंट फॉर केमिस्ट्री। नीट वालों को तो बालाजी पब्लिकेशन तक जाने की जरूरत ही नहीं है, मॉड्यूल एंड एररलेस इज मोर देन इनफ। Okay. Thank you so much, sir. So now we are moving towards empirical formula mass and molecular formula mass. अब इन दोनों में बहुत माइन्यूट डिफरेंस है, ठीक है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास इज नथिंग बट आवर मोलर मास और एल्स मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। ये हम लोगों ने पूरा पढ़ के हो चुके हैं। अब एम्पिरिकल फॉर्मूला मास मतलब क्या वो देखेंगे, ठीक है। तो हम लोगों ने जो एग्जांपल्स देखे थे वो देखते हैं। फर्स्ट हम लोग इनके बीच में रिलेशनशिप फाइंड आउट करने की कोशिश करने वाले हैं। तो ईथेन का अगर मैं एग्जांपल दे रहा हूँ तुम लोगों को, तो ईथेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या था? C2H6 एंड एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या आया था बताओ जरा? CH3, एब्सोल्युटली करेक्ट। तो CH3। अब इन दोनों का हम लोगों को मास फाइंड आउट करना है। अब मास फाइंड आउट करना तुम लोगों को सिखाने की जरूरत नहीं है। मुझे बताओ कार्बन का इसमें कितना मास होगा? 24 एंड हाइड्रोजन का कितना होगा? 6। तो टोटल मास कितना हुआ? 30। कार्बन का यहाँ पे कितना है? 12 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 15, बराबर। तो इन दोनों में अगर तुम लोगों को रिलेशन पूछेंगे तो रिलेशन क्या आएगा? 2:1। 2:1 का मतलब मोलार मास of ethane is 2 times greater than empirical mass of ethane, correct or wrong? Yes sir. Okay, so can I write it like this, that molecular formula mass is equals to empirical formula mass multiplied by 2. Now this relationship is applicable for ethane. This relationship is applicable for ethane. अगर समझो तुम लोगों को बेंजीन दे दिया, अगर तुम लोगों को किसी ने बेंजीन पूछा तो बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या था? तो C6H6 था। एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या आया था? तो CH आया था। बताओ इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास और एम्पिरिकल फॉर्मूला मास कितना आने वाला है? 78 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास एंड इसका 13, ठीक है। 78 मैंने डायरेक्ट लिख दिया क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने बेंजीन के ऊपर क्वेश्चन सॉल्व किया था, तभी हम लोगों ने कैलकुलेशन किया है, ठीक है। तो बेंजीन का 78 एंड कार्बन 12, हाइड्रोजन 1 तो 13। अब मुझे बताओ हाउ मेनी टाइम्स इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज ग्रेटर कंपेयर्ड टू दैट ऑफ एम्पिरिकल फॉर्मूला? 6 टाइम्स, बराबर। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास इज इक्वल्स टू एम्पिरिकल फॉर्मूला मास
मल्टीप्लाइड बाय 6, ठीक है। तो इफ यू विल नोटिस ये जो मल्टीप्लिकेशन का फैक्टर है वो हमेशा कोई एक इंटीजर आने वाला है, करेक्ट और रॉन्ग? तो मैं एक जनरल रिलेशनशिप निकाल सकता हूँ क्या, दैट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास इज इक्वल्स टू एम्पिरिकल फॉर्मूला मास मल्टीप्लाइड बाय n, परफेक्ट, ठीक है। दिस इज द जनरल रिलेशनशिप बिटवीन एम्पिरिकल फॉर्मूला मास एंड एम्पिरिक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास, ठीक है। अब ये यूज कहाँ पे होगा, तो ये सेम रिलेशनशिप हम लोग यूज कर सकते हैं टू फाइंड आउट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज एम्पिरिकल फॉर्मूला इनटू n, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज एम्पिरिकल फॉर्मूला इनटू n। ये कैसे हम लोगों को मालूम पड़ेगा, तो देखो ऊपर जरा जाते हैं। अब समझो किसी ने तुम लोगों को बताया, किसी ने तुम लोगों को बोला दैट एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ बेंजीन, एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ सम कंपाउंड, ठीक है, बेंजीन नहीं लेते, ऑफ सम कंपाउंड इज CH, फाइंड आउट इट्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इफ इट्स n फैक्टर इज 6, ठीक है। क्या मैंने बोला, एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ बेंजीन is CH, find out its molecular formula if its n factor is 6। तो हम लोग क्या करेंगे, एम्पिरिकल फॉर्मूला लेंगे CH एंड इसको कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो क्या बन जाएगा, C6H6, ठीक है। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, बाय फाइंडिंग आउट इट्स n फैक्टर, बाय फाइंडिंग आउट इट्स n फैक्टर, ठीक है। तो एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, सॉल्व करना जरा देखते हैं नाउ। empirical formula of acetylene is CH, ठीक है। ये दो फॉर्मूलाज यूज करके तुम लोगों को इस आंसर को सॉल्व करना है। तो इफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास ऑफ एसिटाइलिन, एसिटाइलिन का किसी को मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मालूम है क्या? C2H2। ओके, तो अभी अज्यूम करो कि ये तुम लोगों को पता नहीं है, देन बोलो। एक्चुअली आप जब भी वो MFM इज इक्वल्स टू EFM इनटू n लिख रहे थे पहला वाला, वहाँ पे मैं डिस्कनेक्ट हो गया। ओके ठीक है, तो सॉरी सर। जब श्योर, नो प्रॉब्लम। देखते हैं अब हम लोगों को क्या करना था, हम लोगों को एम्पिरिकल फॉर्मूला मास एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास इनके बीच का रिलेशन फाइंड आउट करना है और कुछ नहीं, ठीक है। तो मैंने दो एग्जांपल सिंपल लिए, पहले मैंने एग्जांपल लिया इथेन का। अब इथेन के एग्जांपल में पहले हम लोगों ने उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखा था, क्या था, C2H6, एंड इसी का एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या था, CH3। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से मास फाइंड आउट करना तो बहुत इजी है, कैसे करेंगे, यहाँ पे 2 कार्बन तो 24, 6 हाइड्रोजन तो 6, दोनों के एडिशन कर दिए 30। तो दिस इज व्हाट, दिस इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास फॉर इथेन। अब एम्पिरिकल फॉर्मूला मास कैसे निकालेंगे, 1 कार्बन 3 हाइड्रोजन 12 + 3 15 हो गए, तो दिस इज एम्पिरिकल फॉर्मूला मास फॉर इथेन। अब अगर इन दोनों के बीच का रिलेशन पूछा मैंने, तो आप क्या बोलोगे, दैट एम्पिरिकल फॉर्मूला मास, अक्षय योर आंसर इज करेक्ट, दैट एम्पिरिकल फॉर्मूला मास इज 2 times to that of molecular formula mass, करेक्ट। तो सिमिलरली बेंजीन में अगर हम लोग रिलेशन फाइंड आउट करने जाएंगे, तो बेंजीन इज C6H6, इसका मोलर मास हम लोगों ने पहले से फाइंड आउट किया था, विच इज 78, एंड CH इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला था, उसका तो 1 कार्बन 1 हाइड्रोजन 12 + 1 13, तो दोनों में रिलेशन क्या है, तो इट इज 6 times to that of molecular formula mass, करेक्ट और रॉन्ग? यस सर, यस सर। तो molecular formula mass is some integer multiplied by empirical formula mass, करेक्ट और रॉन्ग? यस सर। तो सेम वे यहाँ पे मैंने लिख दिया फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास इज नथिंग बट एम्पिरिकल फॉर्मूला मास मल्टीप्लाइड बाय सम इंटीजर, गेटिंग इट? यस सर, नाउ आई गॉट इट, थैंक यू। तो सेम वे हम लोगों को अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड आउट करना है एम्पिरिकल फॉर्मूला से, तो हम लोग एम्पिरिकल फॉर्मूला को n से मल्टीप्लाई कर देंगे वैसे। तो दिस इज द क्वेश्चन विच यू नीड टू सॉल्व। नाउ लेट मी सी जिन्होंने आंसर सेंड किया है करेक्ट है या रॉन्ग है। अमेय करेक्ट, तुहिन करेक्ट, जैन करेक्ट, असीम करेक्ट नहीं है। एम्पिरिकल फॉर्मूला मास ऑफ एसिटाइलिन इज 13, करेक्ट। यप एम्पिरिकल फॉर्मूला मास इज करेक्ट, बट नाउ आई एम आस्किंग अबाउट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है असीम? तो जरा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखो,
अक्षय करेक्ट, सर नहीं, वो क्वेश्चन प्रॉपरली दिखा नहीं था क्योंकि आपने ऊपर स्क्रॉल तो मुझे लगा ओके, वो ढूंढना है। तो देखते हैं। पहले हम लोगों को उन्होंने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास देके रखा है, तो व्हाट वी विल फाइंड आउट एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला मास फॉर CH कितना आने वाला है, 13 आने वाला है, इजी है, ठीक है। अब यह थोड़ी सी किधर तो मिस्टेक हो गई है कैलकुलेशन में, चेक करना। अब ये हो गया एम्पिरिकल फॉर्मूला मास, ठीक है। कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1, 13, ठीक है। अब हम लोगों को सबसे पहले n फैक्टर फाइंड आउट करना पड़ेगा। एम्पिरिकल फॉर्मूला मास है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास है, तो n फैक्टर फाइंड आउट करने हैं। n फैक्टर कैसे फाइंड आउट करेंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास डिवाइडेड बाय n फैक्टर, सॉरी n फैक्टर क्या लिख रहा हूं मैं, डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला मास, which is equals to molecular formula is 26 divided by empirical formula is 13, 13 2s are 16, ठीक है। तो अब n फैक्टर मिल गया। हम लोगों को फाइंड आउट क्या करने बोला है, हम लोगों को फाइंड आउट करने बोला है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज नथिंग बट एम्पिरिकल फॉर्मूला मल्टीप्लाइड बाय n। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज नथिंग बट एम्पिरिकल फॉर्मूला मल्टीप्लाइड बाय n, तो यहाँ पे कैसे होगा, एम्पिरिकल फॉर्मूला is CH मल्टीप्लाइड बाय 2, तो C2H2, दैट्स इट। देखो रे, लिखे हो जाए तो बता देना। हाँ बोलो। एम्पिरिकल फॉर्मूला का यूज क्या होता है, मतलब ऐसे रियल लाइफ में, लाइक लैबोरेटरी में? हाँ, whenever we perform some experiments ना, whenever we perform some experiments, for example let me give you an question so you will understand much more nicely. Question, in combustion of 24 grams of methane, 24 grams of methane, ठीक है। जस्ट अ मिनट, 66 grams of carbon dioxide is formed and बाकी बचा हुआ वाटर, तो कितना होगा, 6, 54 grams of H2O is formed. Find, okay, यहाँ पे एक छोटा सा है, in combustion of 24 grams of हाइड्रोकार्बन, क्योंकि मैंने तुम लोगों को जैसे पहले बताया था, हम लोग जो कंपाउंड इन्वेंट करेंगे, हम लोग जो कंपाउंड इन्वेंट करेंगे वो कंपाउंड कौन सा है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, हम लोग को कुछ पता ही नहीं होगा ना, समझ में आ रहा है। तो कंपाउंड अननोन रहना चाहिए, तब जाके हम लोगों को एम्पिरिकल फॉर्मूला से कुछ मदद होगी, कुछ हेल्प होगी, ठीक है। फाइंड परसेंटेज ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन इन दिस कंपाउंड, ठीक है। तो ये क्वेश्चन होमवर्क के लिए है, ये सब जन सॉल्व करोगे, ठीक है। अभी मैं ये क्वेश्चन लेके तो बीच में ही इंटरप्ट नहीं करूंगा हम लोगों का एक एम्पिरिकल फॉर्मूला, बट ये क्वेश्चन जब सॉल्व करोगे ना,
तो एम्पिरिकल फॉर्मूला का इंपॉर्टेंस तुम लोगों को अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, तुम लोगों की कंडीशन क्या है, तुम लोगों को इस क्वेश्चन को पहले सॉर्ट आउट करना है और उसके बाद परसेंटेज ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन उस कंपाउंड में फाइंड करना है। ठीक है, ये तुम लोगों से क्वेश्चन हो गया तो तुम लोगों को एम्पिरिकल फॉर्मूला का यूज क्या है वो अपने आप क्लिक हो जाएगा, डोंट वरी। तो ये पहले सॉल्व करना, डायरेक्ट मैं आंसर बताऊंगा तो कैसे चलेगा। क्वेश्चन लिख रहे थे। ओके ओके, ये क्वेश्चन लिखो, इसका आंसर मुझे फाइंड आउट करके लाना, फिर मैं तुम लोगों को बताऊंगा कि ये कैसे होता है आगे। सर ये होमवर्क को क्या अभी करना है? नहीं नहीं, होमवर्क अभी मत करो, अभी हम लोगों का बाद में फ्लो डिस्टर्ब हो जाएगा ना, क्योंकि इसलिए। सर ये भी गूगल क्लासरूम पे अपलोड करना है? हाँ, ये भी गूगल क्लासरूम पे ही अपलोड कर देना, चलेगा। ओके सर। ओके, तो चलो आगे बढ़ते हैं ना। नेक्स्ट, मैं तुम लोगों को क्वेश्चंस दे रहा था ना। क्वेश्चन राइट, ये ट्राई करो जरा। सर वो H2O है ना? हाँ, CH2O, CH2O। ओके सर। कुछ नहीं है, हम लोगों ने एग्जांपल जस्ट लिखा था। हाँ बोलो। सर मुझे समझा नहीं, C here stands for constant की कार्बन? है कार्बन, कार्बन। CH, ओके। हाँ, मतलब वो थोड़ा स्पेस देना चाहिए था मुझे, CH2O वैसे। यश करेक्ट आंसर, प्रणय करेक्ट आंसर, अमेय परफेक्ट। ए तुम लोग वो मैंने जो एग्जांपल लिया था उधर से ही नहीं छाप रहे हो ना बे? सॉल्व करो, सॉल्व करो, डायरेक्ट मत आंसर दो। नक्षत्र करेक्ट, अर्णव करेक्ट, सारा कैलकुलेशन मिस्टेक, चेक इट अगेन। अक्षय कैलकुलेशन मिस्टेक, चेक इट अगेन। तू इनकरेक्ट। ऑनेस्टली आंसर दे ना, नहीं तो मालूम पड़ा वहां से ही आंसर छाप रहे हो। करेक्ट, अर्णव करेक्ट, जैन करेक्ट। ओके, तो देखो हम लोगों को क्या फाइंड आउट करना है, हम लोगों को फाइंड आउट करना है अजिंक्य करेक्ट, पौर्णांश करेक्ट, असीम देयर इज सम मिस्टेक, चेक इट अगेन। कैलकुलेशन में कुछ तो मिस्टेक किया आपने। प्रियंका करेक्ट। तो हम लोगों को फाइंड आउट क्या करना है, हम लोगों को फाइंड आउट करना है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का फॉर्मूला क्या है? एम्पिरिकल फॉर्मूला मल्टीप्लाइड बाय एन फैक्टर। अब एम्पिरिकल फॉर्मूला हम लोगों को पहले से देके रखा है CH2O, बट दे हैव नॉट गिवन अस n। ठीक है, अब n फाइंड आउट करने के लिए हम लोगों को n के लिए अलग से एक फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। एंड n इज व्हाट? n इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला मास, राइट? अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास कितना दिया है? तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास उन्होंने पहले से देके रखा है, कितना है? 180 डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। ये निकालना तो बहुत इजी हो गया होगा अभी तुम लोगों के लिए। 12 अधिक 2 अधिक 16 कितना होगा? तो इनके एडिशन कंबाइन होके 30 हो रही है आई गेस। तो 30, 0 से 0 मर गया, 6 3 6 18, तो आंसर आ जाएगा 18। तो बस एम्पिरिकल फॉर्मूला को पकड़ो, CH2O, इसको मल्टीप्लाई कर दो 6 से, यू विल गेट C6H12O6। अरे ये बहुत डिफिकल्ट है क्या? नो सर। ओके, तो अब
तुम लोगों को मैंने जो परसेंटेज फाइंड आउट करने बोला है ना, मैंने जो तुम लोगों को होमवर्क के लिए क्वेश्चन दिया है कि फाइंड आउट परसेंटेज ऑफ कार्बन एंड परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इन ईच कंपाउंड, ठीक है, ये जो तुम लोगों को टास्क दिया है वो काम कैसे होगा, मतलब वो वहां पे यूज कैसे होगा, वो मैं तुम लोगों को भी बताता हूँ, ठीक है। तो हम लोग अभी क्या करने वाले हैं, तो हाउ टू फाइंड एम्पिरिकल फॉर्मूला फ्रॉम परसेंटेज कंपोजिशन, ठीक है। तो तुम लोगों ने क्या किया था, मैं होमवर्क का एक क्वेश्चन अभी तुम लोगों को थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। तुम लोगों ने क्या किया, तुम लोगों ने कंबशन का रिएक्शन यूज करके, मतलब किसी हाइड्रोकार्बन को कंबस्ट किया, और तुम लोगों को पता है कंबशन में हम लोगों को दो ही प्रोडक्ट्स मिलते हैं, एक मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरा मिलता है वाटर। तो पहले तुम लोगों ने हाइड्रोकार्बन कितना ग्राम लिया वो मेजर किया, मेजरमेंट करने के बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर फॉर्म हो रहा है तो उन दोनों का मास तुम लोगों ने मेजर किया अलग अलग, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड अलग कंटेनर में जमा किया, वाटर को अलग कंटेनर में कंडेंस किया, और फिर दोनों का मास देखा हम लोगों ने। तो हम लोगों ने जब मास देखा तो हम लोगों को कार्बन डाइऑक्साइड का मास मिला 66, वाटर का मास मिला हम लोगों को 54। अब ये दिमाग तुम लोगों को यूज करना है कि जिस मास को हम लोगों को दिया गया है, जो मास हम लोगों को दिया गया है उस मास पे से हम लोग परसेंटेज कैसे निकाले, ठीक है। अब ये तुम लोगों को सॉल्व करना है क्वेश्चन, तुम लोगों का दिमाग यूज करके कि मास पे से परसेंटेज कैसे निकाल पाएंगे हम लोग। अब मास से परसेंटेज निकालने के बाद इस परसेंटेज का यूज करके एम्पेरिकल फॉर्मूला कैसे निकालना है वो मैं अभी तुम लोगों को सिखाऊंगा, ठीक है। तो देखते हैं हाउ टू फाइंड एम्पेरिकल फॉर्मूला फ्रॉम परसेंटेज कंपोजिशन। वो क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो परसेंटेज कंपोजिशन कैसे निकालते हैं वो तुम लोगों को आइडिया आ जाएगी। एंड अब परसेंटेज कंपोजिशन पे से एम्पेरिकल फॉर्मूला कैसे फाइंड आउट करते हैं वो देखते हैं, ठीक है। अब इसे सॉल्व करने के लिए हम लोगों को सिर्फ सिंपल 3 स्टेप्स फॉलो करने हैं। कितने स्टेप्स फॉलो करने हैं, 3 स्टेप, ठीक है। पहले हम लोगों को लिखना है हर एक कंपोनेंट का परसेंटेज बाय मास, ठीक है, या फिर परसेंटेज या फिर मास रेशियो, ठीक है। तुम लोगों को हर एक एलिमेंट का पहले से ये गिवन डेटा रहेगा। ये टेबल ऐसे कैसे बनाओ जरा, कोई एक एलिमेंट्स के डेटा तुम लोगों को दिए रहेंगे। जैसे पहले के क्वेश्चन में मैंने तुम लोगों को कार्बन और हाइड्रोजन इन दोनों का परसेंटेज मास फाइंड आउट करने के लिए पूछा है, ठीक है। तो तुम लोगों को ये डेटा पहले से दिया गया होगा, परसेंटेज मास एंड मास रेशियो, ठीक है। अब मुझे बस बताओ, हमेशा ये जो मास रहता है या फिर परसेंटेज रहता है वो टोटल कितना होने वाला है, 100% रहने वाला है। परफेक्ट। अब 100% अगर है तो मैं 100% को 100 ग्राम मान के चल सकता हूँ कि नहीं चल सकता? यस ओके, तो अगर समझो 100 ग्राम मैंने पकड़ लिए और किसी कंपोनेंट का वहां पे परसेंटेज तुम लोगों को मिला 40%, तो उस कंपाउंड में उस एलिमेंट का कितना ग्राम प्रेजेंट होगा? 40 ग्राम। 40 ग्राम्स। अब उस पे से अगर मैंने तुम लोगों को पूछा नंबर ऑफ मोल्स या फिर नंबर ऑफ एटम्स फाइंड आउट करो, तो वो 40 ग्राम्स को तुम लोग क्या करोगे? डिवाइड बाय मोलर मास। परफेक्ट। तो परसेंटेज मास डिवाइडेड बाय इट्स रिस्पेक्टिव एटॉमिक मास, ठीक है, समझ में आ रहा है? अब याद रखो, मैं तुम लोगों को सिंप्लीफिकेशन के लिए मैं ग्राम ये वर्ड यूज कर रहा हूँ, बट हम लोग किसी एक कंपाउंड के लिए हर एक एलिमेंट्स का देखने वाले, तो एलिमेंट्स के लिए हम लोग यूजुअली एटॉमिक मास लिखेंगे तो भी इट इज वन एंड द सेम, ठीक है। अब इतना करने के बाद हम लोग उनका रिलेटिव काउंट फाइंड आउट करेंगे। क्या फाइंड आउट करेंगे? रिलेटिव नंबर, मतलब एक रिलेटिव नंबर। रिलेटिव नंबर मतलब क्या? अगर समझो किसी एक कंपाउंड के तुम लोगों को 2 नंबर्स मिले, मतलब 2 मोल्स मिले, और दूसरे किसी एक एलिमेंट के 4 नंबर मोलर मास मिले, मोल्स मिले, ठीक है। किसी एक एलिमेंट के, समझो एक एलिमेंट था ए, दूसरा एलिमेंट था बी, ए के तुम लोगों को मिले 2 मोल्स और बी के तुम लोगों को मिले 4 मोल, ठीक है। तो हम लोग इनका रिलेटिव नंबर निकालेंगे विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर, मतलब क्या? तो सिंपलेस्ट रेशियो। रिलेटिव नंबर पे हम लोग और क्या बोल सकते हैं? इनका सिंपलेस्ट रेशियो। बताओ इसका सिंपलेस्ट रेशियो क्या आएगा? 1:2. तो सिंपलेस्ट रेशियो फाइंड आउट करने के लिए हम लोग के पास एक फॉर्मूला है। हम लोग क्या करेंगे? हम लोग लेंगे नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है, एंड हम लोग उसे डिवाइड करेंगे बाय स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ एटम्स से। हाँ, बाय द वे, हर एक चीज को एक से ज्यादा नाम है, मतलब यहाँ पे रिलेटिव नंबर को दूसरा मैंने नाम क्या दिया? तो सिंपलेस्ट रेशियो। वैसे ही नंबर ऑफ एटम्स को ही
तुम लोग बहुत सी बार एटॉमिक रेशियो ऐसे भी लिखा हुआ देखोगे, ठीक है, तो वहां पे कंफ्यूज मत होना, नंबर ऑफ एटम्स और एटॉमिक रेशियो, वैसे रिलेटिव नंबर और सिंपलेस्ट रेशियो, ठीक है। तो तुम लोगों को सिर्फ 3 ही पॉइंट्स फॉलो करने। क्या पॉइंट्स है? पहले तुम लोगों को परसेंटेज बाय मास या फिर मास रेशियो जो दिया होगा वो एक कॉलम में लिखना है, फिर उन सारे परसेंटेज को किससे डिवाइड करना है, तो उनके खुद के एटॉमिक मास से डिवाइड करना है, एंड फाइनली सारे एटॉमिक नंबर्स को, मतलब सारे एटॉमिक रेशियो को तुम लोगों को स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेशियो से डिवाइड करना है। ये 3 स्टेप्स हम लोगों को करने हैं। ये 3 स्टेप्स अगर तुम लोग करोगे तो तुम लोगों को एम्पिरिकल फॉर्मूला अपने आप मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी के लिए ये टेबल तुम लोगों को दिखने के लिए थोड़ा बड़ा एंड थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड दिख सकता है, बट क्वेश्चन अगर देखोगे तो तुम लोगों को ये टेबल बहुत इजी लगना स्टार्ट हो जाएगा, एंड इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करना भी बहुत इजी रहता है, ठीक है। ये इजी क्यों रहता है वो हम लोग एमसीक्यूज जब सॉल्व करेंगे तब समझ में आ जाएगा। बोलो। अगर ये क्वेश्चन हमें कॉपी करना था तो नहीं किया, बिकॉज ये बहुत बड़ा था एंड यू वेंट ऑन राइटिंग, तो मैं पता ही नहीं चला कि कितना जगह छोड़ना है एंड व्हाट नॉट। ओके, जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट। थैंक यू सो मच। यप मास ऑफ हाइड्रोकार्बन, सी यहाँ पे इस क्वेश्चन में उन्होंने कैसे हाइड्रोकार्बन बोला है, क्यों हाइड्रोकार्बन बोला है, बिकॉज इट इज द अननोन क्वांटिटी, ठीक है, हम लोगों को उसके बारे में कुछ पता ही नहीं है। मास ऑफ हाइड्रोकार्बन इज 30, ठीक है, देन कैलकुलेट इट्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड empirical formula if the hydrocarbon contains 80% carbon and 20% हाइड्रोजन, ठीक है। तो देखो तुम लोगों को ये इतना क्वेश्चन दिया है, सबसे पहले तुम लोग क्या करोगे, सबसे पहले हमें टेबल बनाना है। मैं क्वेश्चन एक सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, फिर तुम लोग बाकी के आराम से सॉल्व कर पाओगे। फिर यहाँ पे तुम लोग लिखोगे परसेंटेज बाय मास, ठीक है, फिर उसके बाजू वाले में तुम लोग लिखोगे एटॉमिक रेशियो या फिर नंबर ऑफ एटम्स। ये कैसे फाइंड आउट करेंगे, परसेंटेज मास डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास, ठीक है, एंड फाइनली क्या करना है हम लोगों को, उसका सिंपलेस्ट रेशियो फाइंड आउट करना है। चलो तो ओके प्रणय, करेक्ट आंसर है। कार्बन एंड हाइड्रोजन 2 एलिमेंट्स दिए, फर्स्ट एलिमेंट अजिंक्य परफेक्ट है, फर्स्ट एलिमेंट का मास परसेंटेज बाय मास कितना दिया है तो 80% है, एंड सेकंड वाले का कितना दिया है तो 20% है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम लोग रेशियो निकालने जाएंगे तो परसेंटेज एटॉमिक मास कैसे आएगा 80 एंड डिवाइडेड बाय कार्बन का कितना आता है तो 12 आता है, ठीक है, एंड यहाँ पे कैसे हो जाएगा तो 20, और हाइड्रोजन का मास कितना होता है तो 1 होता है, तो दिस इज 20 एंड दिस इज 12 डिवाइडेड बाय 6.67। ओके, अब इन दोनों में से छोटा फ्रैक्शन कौन सा है, तो छोटा एटॉमिक रेशियो तो 6.67 को ही हम लोग डिवाइड बाय 6.67 एंड फिर 20 को 6.67 से डिवाइड करना है। तो अगर देखोगे यहाँ पे 1 और यहाँ पे 3 आ रहा है, परफेक्ट, तो 1 और यहाँ पे 3, तो मुझे बताओ कार्बन का सिंपलेस्ट रेशियो क्या आया 1 आया, और हाइड्रोजन का सिंपलेस्ट रेशियो क्या आया 3 आया, तो मुझे बताओ यहाँ पे एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होगा, परफेक्ट, CH3, एब्सोल्युटली करेक्ट। अब तुम लोगों को सिर्फ एम्पिरिकल फॉर्मूला फाइंड आउट करने नहीं बोला है, तुम लोगों को मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी फाइंड आउट करने बोला है। अब इस डेटा पे से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे फाइंड आउट करना है वो हम लोगों ने पहले से सॉल्व करके रखा है, करेक्ट और रॉन्ग? फ्रॉम द एम्पिरिकल फॉर्मूला and then we multiply it by the ratio. We'll divide molar mass by empirical formula mass, right? 30 by 15, that is by 2. Correct. So N is equals to molecular formula mass divided by empirical formula mass, which is equals to molecular formula उन्होंने पहले से 30 दिया है, और CH3 का अगर तुम लोग मास निकालने जाओगे तो 15 आने वाला है, तो 15 which is equals to 2। तो मुझे बताओ इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला is equals to empirical formula multiplied by 2 which is equals to C2H6, perfect।
ठीक है, जरा लिख लो रही है। देखो थोड़ा फास्ट हुआ क्या? वो कैसे लेक्चर खत्म होने आ गया है ना। सर बहुत छोटा हो गया सर। ओके, राइट इट डाउन नाउ। सर किसी भी कंपाउंड में अगर मतलब एटम का परसेंटेज दिया होगा, मतलब लाइक इस कंपाउंड में दिया 80% कार्बन एंड 20% हाइड्रोजन, तो उनका मास का भी परसेंटेज सेम ही होगा, मतलब 80% कार्बन का मास एंड 20% हाइड्रोजन का मास, ऐसा होता है? सॉरी आई डिडंट गेट इट। सर मतलब किसी भी कंपाउंड में लाइक इधर दिया है 80% कार्बन है हाइड्रोकार्बन में और 20% हाइड्रोजन है, तो इस कंटेक्स्ट में उन्होंने लाइक एटम्स लाइक दिया है या मास दिया है? एलिमेंट्स का मास दिया है, एटम्स नहीं, मतलब एलिमेंट्स का मास दिया है। इट इज इन परसेंटेज, सो वी कांट से दे हैव गिवन इट इन ग्राम्स और समथिंग इन सम अनदर क्वांटिटी। ठीक है, हम लोग सिर्फ परसेंटेज वाइज ही लेंगे, मतलब इसको हम लोग ग्राम्स या फिर किसी में से अज्यूम नहीं करेंगे। अगर किसी क्वेश्चन में अज्यूम करना होगा देन वी कैन अज्यूम इट। यू आर आस्किंग मी व्हाट इज द यूनिट ऑफ दिस क्वांटिटी, राइट? सर मतलब मुझे एक्चुअली वो क्वेश्चन नहीं था, क्वेश्चन था कि लाइक अगर मास का उन्होंने परसेंटेज दिया है तो लाइक नंबर ऑफ एटम्स और लाइक नंबर ऑफ मोल्स, उनमें लाइक परसेंटेज भी सेम होगा क्या? मतलब नंबर ऑफ ना मोल्स ना 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 नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो सेम नहीं होता। सी ओके गॉट इट। हम लोगों ने लास्ट टाइम देखा था ना, वॉल्यूम परसेंटेज इज सेम एज नंबर ऑफ मोल्स परसेंटेज, मतलब वॉल्यूम का रेशियो और मोल्स का रेशियो वो सेम होता है, बट ये भी किसके लिए? सिर्फ और सिर्फ गैसेस के लिए, याद है? यस सर, एवोगाड्रोस लॉ। बट percentage by mass and percentage by moles, they are totally different, they are not same। इसलिए तो हम लोग यहाँ पे एटॉमिक रेशियो निकाल रहे हैं ना। यहाँ पे अगर देखोगे 80% और 20% ऐसा आया था। एटॉमिक रेशियो इज नथिंग बट मास डिवाइडेड बाय मोलर मास और एटॉमिक मास, ठीक है? तो इट इज लाइक मोलर रेशियो। तो मोलर रेशियो देखो ना, टोटली डिफरेंट आ गया है, 6.637 एंड 20। तो मोलर रेशियो बहुत डिफरेंट आता है एंड मास रेशियो पूरा डिफरेंट रहता है। See, this is nothing but molar ratio, percentage mass divided by atomic mass. So this is nothing but molar ratio. Okay, तो अभी के लिए तो मैं तुम लोगों से कुछ क्वेश्चन सॉल्व करा के नहीं ले पाया, तो जरा आप क्वेश्चन तुम लोग होमवर्क के लिए लिख लोगे? मैं डिक्टेट करता हूँ, तुम लोग लिखते जाओ जरा। Yes sir. Okay, a compound contains 52.2% of carbon, 52.2% of carbon and 13.5% of hydrogen, 13 point। सर एक काम करो ना सर, आप लिख सकते हो। ओके, वॉइस लैग हो रहा है क्या? नहीं सर, आपने बहुत फास्ट बोला। ओके, a compound contains 52.2% of carbon and 13% of hydrogen। Empirical formula of compound is, okay, यहाँ पे एक हिंट लिख के रखो मेरी तरफ से, find percentage of oxygen। अगर तुम लोग 52.32 और 13% इन दोनों को ऐड करोगे तो 100% नहीं होने वाला है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो यहाँ पे कोई एक एलिमेंट मिसिंग है एंड हाइड्रोकार्बन are usually made up of carbon, hydrogen and oxygen। करेक्ट और रॉन्ग? समझा कुछ? ठीक है? Yes sir। तो फाइंड परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन है, तुम लोगों को पहले ऑक्सीजन का परसेंटेज निकालना पड़ेगा, विच इज नॉट गिवन। यहाँ पे हम लोगों को अज्यूम करना है कि थर्ड एलिमेंट ऑक्सीजन है। ये एक क्वेश्चन है, ठीक है? दूसरा क्वेश्चन, अ कंपाउंड ऑफ C, H and N contains 26.6%, सॉरी क्या बोल रहा हूँ, कर रहा हूँ मैं, CHN contains 9:1:3.5
weight ratio of carbon, hydrogen and nitrogen. If molecular formula mass is 108, find the molecular formula of compound. ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन एंड सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 51 200, ठीक है, किसमें से? वर्कशीट में से। अब डोंट वरी, अभी के लिए ये इतने क्वेश्चंस तुम लोगों को मिल रहे हैं। आई नो तुम लोगों को बाकी के टॉपिक्स के भी होमवर्क रहेंगे, बट कैसा हुआ हम लोगों का, हाँ हम लोगों के नेक्स्ट लेक्चर तक, मतलब लास्ट टाइम जैसे मैंने तुम लोगों को इंस्ट्रक्शंस दिए थे वैसे ही सेम इंस्ट्रक्शंस तुम लोगों को नेक्स्ट लेक्चर हम लोगों का भी कब होगा? सैटरडे ट्यूसडे को होगा, राइट? तो ट्यूसडे मॉर्निंग 7 AM, परफेक्ट, ठीक है। इसके पहले तुम लोगों को सबमिट करना है, ओके? तो इसके पहले हो सके तो सबमिट कर देना, इसके बाद सबमिट मत किया करो। अभी तक मतलब इस टाइम मैंने फिर भी किसी को कुछ लेट सबमिशन करने वालों को कुछ बोला नहीं है, बट स्टिल लेट सबमिट मत करना। लेक्चर है ना 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 7 PM को लेक्चर होगा ना हम लोगों का। तो ट्यूसडे को 7 PM को लेक्चर होगा, ठीक है। तो 12 आवर्स बिफोर तुम लोगों का होमवर्क अपलोड हो जाना चाहिए, उतना चलता है, ठीक है। तो मतलब मुझे भी चेक करने के लिए थोड़ा बहुत टाइम अच्छे खासा मिल जाएगा, ओके। तो अब ये 50-50 क्वेश्चंस का अभी के लिए टारगेट है। हम लोग नेक्स्ट चैप्टर से पहले ही लेक्चर के बाद से हम लोग एमसीक्यू सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, तब तुम लोगों को एक ही टाइम पे ऐसे 50-50 एमसीक्यू सॉल्व करने की नेसेसिटी नहीं है, सो दैट तुम लोगों को खुद से अलग से एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए टाइम मिले, ठीक है। थैंक यू सर। हाँ, ओके। तो विद दिस विल स्टॉप टुडेज लेक्चर। ये 2 क्वेश्चन और 50 क्वेश्चन वर्कशीट से, ऐसा है, मतलब 2 क्वेश्चन तुम लोगों को होमवर्क के लिए एंड ये 50 क्वेश्चंस अलग से, एंड इसके पहले जो मैंने तुम लोगों को परसेंटेज फाइंड आउट करने वाला क्वेश्चन दिया था वो। So it's 3 questions, right? You gave one before also. These 2 and one other which you gave before. हाँ हाँ वही, मतलब टोटल 3 क्वेश्चंस, ये 2 और परसेंटेज वाला वो अलग से जो पहले दिया था वो, एंड ये, हाँ सर बोलो। आप कंसंट्रेशन टर्म्स कब कराने वाले हो? नेक्स्ट लेक्चर, मतलब अभी एम्पिरिकल फॉर्मूला होते ही नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कंसंट्रेशन टर्म्स करने वाले हैं। ओके सर। और सर ये जो 51 to 100 सम्स ना मैंने पहले ही भेज दिया था, वो एक ही पीडीएफ, मतलब मुझे वापस भेजना है? नहीं देयर इज नो नीड देन। एक काम करो, फिर भी सेंड कर दो, इजी गिरेगा। सेम पीडीएफ चलेगा। हाँ ओके सर। ओके सो yep, with this we'll stop today's lecture. Bye sir, Bye. thank you sir. Bye. Bye sir, thank you sir. Bye sir, thank you. बोलो। हाँ मेरे को लगा बाय सर थैंक यू सर, मेरा नहीं हाँ बोलो। सर मुझे एक्चुअली पूछा था कि वो डाउट लेक्चर है समझे सर, जो मुझे समझे ही नहीं, तो उसका क्या करें? ना डेफिनेटली विल कीप अ डाउट लेक्चर, ठीक है। जो मेजर डिफिकल्टी वाले क्वेश्चंस रहने वाले उसके ऊपर हम लोग डाउट लेक्चर रखेंगे, एंड उसमें ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस हम लोग कवर कर लेंगे जो डिफिकल्ट थे, डोंट वरी। कब? अच्छा, ये चैप्टर खत्म होने के बाद, पहले चैप्टर खत्म करना पड़ेगा ना, तब हम लोग सारे एमसीक्यूज का डाउट लेक्चर अच्छे से कर पाएंगे वैसे। ओके सर। ओके ठीक है। तो बोलो सर। ओके बोलो। तो आई हैव टू से दैट आप इतना सारा होमवर्क देते हो, लाइक 50 एमसीक्यूज, दैट्स ह्यूज। तो वो आपने बोला था ना कि बाकी का भी होमवर्क होगा, वो प्लीज कंसीडर करना नेक्स्ट टाइम। हाँ वही नेक्स्ट टाइम, मतलब ये चैप्टर खत्म होने के बाद। अभी कैसे हुआ, होमवर्क देना मैंने थोड़ा लेट स्टार्ट किया था बिकॉज हम लोगों का क्लासरूम एंड ऑल सब कुछ सेट नहीं हुआ था। तो हाँ नेक्स्ट चैप्टर से हम लोगों का चैप्टर होमवर्क थोड़ा कम रहेगा, बट अभी के लिए यू हैव टू मैनेज, ठीक है, थोड़ा सा। ओके सर, थैंक यू। ओके या सर, दैट्स व्हाट आई वाज सेइंग कि नेक्स्ट चैप्टर से हम लाइक हर एक लेक्चर के बाद 20-25 एमसीक्यूज हम लोग को रहेंगे ना सर? रहेंगे, करेक्ट यप। हाँ तो वो लेक्चर खत्म होने के बाद हम डायरेक्ट वही कॉन्सेप्ट्स के कर सकते हैं 25 एमसीक्यूज। हाँ 20-25 दैट इज अप टू यू। तुम लोगों को कॉन्सेप्ट वाइज मत ही करना, मतलब
कैसे कि एक मैं तुम लोगों को टारगेट ही दिया करूंगा कि इतने क्वेश्चंस करो, उसमें से जितना हम लोगों का कवर हुआ होगा उतना तुम लोग सॉल्व करोगे, जितना नहीं हुआ है डैश, दैट्स इट, मतलब जैसे मैंने तुम लोगों को पढ़ाया था। Sir, you said that. ओके ठीक है, यप, Thanks, sir. Thank you, sir. सब बाय बाय, Thank you so much, sir. बाय बाय। Bye, sir.